आता कि उसके पास जो कुछ भी होता है वो सब कुछ बेहतर होता है जी वूजा से। और वो जी वूजा को बता रहा होता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम तो मेरे पाँव की धूल बराबर भी नहीं हो, और मेरे मास्टर ने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया था और तुम्हारे बारे में जो भी कहा था वो सही कहा था कि तुम एक कमीने, घटिया और लालची इंसान हो। तो जी वूजा कहता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता, मैं ज़ूफैन तुमसे कभी नहीं हारूंगा, और इसी के साथ वो एक जोरदार चीख मारता है। जबकि माँ ज़ूफैन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता चल चुका है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। आज यहाँ पर ये फैसला होने वाला है कि हम में से कौन यहाँ पर ज्यादा बेहतर है, और ये बात तो साफ जाहिर है कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, और मैं यहाँ पर अपने मास्टर के नाम के ऊपर लगे हुए दाग को मिटाने वाला हूँ। तुमने अपने मास्टर की जान लेकर मेरे मास्टर का नाम खराब किया, और मैं यहाँ पर आज वो सारे का सारा धब्बा मिटा दूंगा। तो इसी के साथ ही माँ ज़ूफैन अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करता है और बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाता है, उसको सर से पकड़ता है और उसे ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। तो माँ ज़ूफैन उसे ग्राउंड के अंदर दंसाने के बाद उसे कहता है कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, और इसी के साथ ही ज़ूफैन उसका सर ग्राउंड के अंदर दंसा कर वहां पर बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तकरीबन आधा सेक्टर तो वो उसे ऐसे ही घुमा देता है, उसके सर को ग्राउंड के अंदर पटकाते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है और उसे कहता है कि जी वूजा क्या तुम देख पा रहे हो, मैं 10,000 सेक्टर स्टोन्स लेकर आया था तुम्हारे सेक्टर को बढ़ाने के लिए। तुम्हारा सेक्टर जो था वो यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर में पहुंच सकता था अगले 100 साल में, लेकिन तुमने यहाँ पर क्या किया, तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी की खातर, अपनी लालच की खातर मुझे यहाँ से निकाला, मेरे खिलाफ प्लानिंग की, और मैं यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर के लिए क्या कुछ कर रहा था। मास्टर ने यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर के लिए मुझे चूज किया, मास्टर ने मुझे माफ करवाया, मुझे सेक्टर लीडर बनाया, मास्टर ने तुम्हारे सेक्टर को राइज करवाने के लिए इतनी मेहनत की, और तुमने यहाँ पर मास्टर की इतने सालों की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया सिर्फ और सिर्फ एक गद्दी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी लालच के लिए। तुमने यहाँ पर मास्टर को भी मार डाला सिर्फ एक कुर्सी के लिए, तुमने ये सब कुछ एक कुर्सी के लिए किया, और अब देखो तुम्हारी क्या हालत हो रही है। तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे बेहतर हो, तुम मुझे मरवा डालोगे यूनिवर्सल राइट सेक्टर्स के लोगों के हाथ से, लेकिन अब देखो यहाँ पर तुम ग्राउंड के अंदर, तुम्हारे मुंह के अंदर मिट्टी जा रही है, तुम्हारा देखो तुम्हारी हालत क्या है। तुम्हारा ज़ूफैन उसे ऊपर की तरफ हवा में उछालता और साथ उसे कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े ना कर दूं तब तक मुझे यहाँ पर सुकून नहीं मिलेगा। तुमने मेरे मास्टर को मार डाला और मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगा। तो यहीं पर हमारा जो सेक्टर लीडर जी वूजा होता है उसके मुंह के अंदर उसके दांत टूट चुके होते हैं, लेकिन उसकी चेस्ट के ऊपर एक आर्मर होता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी बच जाती है। तुम्हारा ज़ूफैन भी इस बात से हैरान होता है, और इतनी देर में वहां पर एल्डर शी जो होते हैं अपने साथ बहुत सारे एल्डर्स को लेकर पहुंच जाते हैं। वो सारे के सारे एल्डर्स जो होते हैं वहां पर आने के बाद कहते हैं कि जी वूजा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और वो ज़ूफैन से कहता है कि ज़ूफैन अब बस बहुत हो गया, तुमने हमारे सेक्टर लीडर के साथ ये क्या कर दिया है। जी वूजा जो होता है फिर से वहां पर खुश हो जाता है और हंसते हुए उसे कहता है कि ज़ूफैन तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। तुमने यहाँ पर मुझे एक स्पिरिचुअल आर्मर दिया था, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे एक स्पिरिचुअल आर्मर लिया था, और तुम्हें क्या पता था कि यही आर्मर मैं इस्तेमाल करके अपनी जान बचा लूंगा तुम्हारे हाथ से। तुमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें ये स्पिरिचुअल आर्मर मुझे नहीं देना चाहिए था। स्कीमिंग सेक्टर तुम्हारे आने से पहले मेरा था और मेरा ही रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं ही इस सेक्टर का सेक्टर लीडर रहने वाला हूँ। तुम्हारा ज़ूफैन उसे कहता है कि जी वूजा शुरुआत से मुझे तुम्हारे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, मुझे पता था कि तुम एक घटिया और कमीने इंसान और एक लालची इंसान हो। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तुम मुझे मार डालोगे या फिर मुझे यहाँ से निकाल दोगे। इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर एक ऐसा आर्मर दिया था जिस आर्मर के साथ मैंने पहले से टैंपरिंग की हुई है, ताकि कभी अगर यहाँ पर जरूरत पड़े तो इसी आर्मर को यूज करके मैं तुम्हारी जान ले सकूं। इसी तरह के क्राइसिस के लिए मैंने यहाँ पर पहले से तैयारी करके रखी हुई थी। और इसी के साथ ही माँ ज़ूफैन जो था अपनी एपोकलिप्टिक आई को यूज करता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, और शायद यहाँ पर तुम्हारे मरने के बाद मास्टर की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि तुमने यहाँ पर उनके सेक्टर के साथ जो कुछ भी किया है मास्टर को शांति नहीं मिलने वाली। और इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर यानी जी वूजा की बॉडी के ऊपर जो स्पिरिचुअल आर्मर होता है वो स्पिरिचुअल आर्मर खुद बहुत गायब हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। तो जी वूजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था मास्टर शी मुझे बचाओ, मास्टर शी मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। तो मास्टर शी जो होता है दूर खड़े बस देख रहे होते हैं कि इतनी देर में मास्टर जी वूजा की बॉडी पूरी तरह से उस ब्लैक कलर की फायर की लपटों में झुलस जाती है, वहां पर उसकी बॉडी को आग लग जाती है और उसको ऐसी आग लगती है कि उसकी बॉडी वहीं पर से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जबकि जी वूजा वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता, मैं ज़ूफैन के हाथ से कैसे मर सकता हूँ, मैं इस सेक्टर का लीडर हूँ, ये गद्दी मेरी है, ये सेक्टर मेरा है। वो बेचारा सेक्टर करते कुर्सी कुर्सी करते वहीं पर खाक हो जाता है, मर जाता है, उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मास्टर शी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जबकि माँ ज़ूफैन सोच रहा होता है कि मास्टर मैंने आपका बदला तो ले लिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे बदला लेना बाकी है। नीचे जो सभी एल्डर्स खड़े होते हैं, हालांकि वो सभी भी एथीरियल स्टेज के एल्डर्स होते हैं, उनमें कुछ रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर ज़ूफैन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता। मास्टर शी बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और कहता है कि ये कौन सी टेरिफाइंग पावर थी जिसके साथ ज़ूफैन ने यहाँ पर हमारे जी वूजा को एक ही अटैक में मार डाला। एक ही झटके में उसने यहाँ पर एथीरियल स्टेज की 9th लेवल पर जो कि पीक
पीक लेवल का एक्सपर्ट था और हार्मोनी लेवल पे पहुंचने वाला था, उसको मार डाला है। हम सभी लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम सभी को मिलकर ये अटैक करना पड़ेगा। तो मास्टर शी बाकी सभी का ब्रेन वॉश करने के लिए उनसे कहता है कि इस लड़के को जाने मत देना, अगर ये लड़का यहाँ पर जिंदा निकल कर चला गया तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम लोग डबल ड्रैगन मैनर को क्या जवाब देंगे अगर इस लड़का डबल ड्रैगन मैनर में पहुंच गया और उन लोगों को जाकर सारी बात बता दी, तो हम सभी लोगों को तो सजा मिलेगी। अगर तुम लोग सजा से बचना चाहते हो तो फिर सभी लोग मिलकर इस लड़के के ऊपर अटैक करो, ज़ूफैन को मार डालो। ज़ूफैन को अगर आज नहीं मारा गया तो कल को ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और हम में से कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, हम लोग में से कोई किसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी तुम्हारे पास एक मौका है, हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 100 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट हैं, हम सभी लोग मिलकर ये कर सकते हैं। तो वो सभी लोग जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सोच रहे होते हैं कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, ज़ूफैन को भी मार डालते हैं। सभी लोग ज़ूफैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि मां ज़ूफैन कहता है कि यहाँ पर तो तकरीबन 100 के करीब इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन क्या सेक्टर में सिर्फ इतने ही एल्डर्स बचे हैं। तो मास्टर शिव से कहता है कि ज़ूफैन हम सभी लोग मिलकर तुम्हारे पर अटैक करने वाले हैं, यहाँ पर 100 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स और तुम हम सभी से नहीं बच पाओगे। तो जैसे वो लोग अटैक करने के लिए ज़ूफैन के करीब पहुंचते हैं, इसी के साथ उनके आसपास का एरिया जो होता है वो ग्लूमी सा हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या हो गया, अचानक से आसमान कहां पर चला गया है। तो वो सोल डोमेन होती है। तो मास्टर शी कहता है कि ये सोल डोमेन कहां से आ गई। तो मां ज़ूफैन कहता है कि मास्टर जान ने इस सेक्टर को बनाने में कितने साल लगा दिए, 300 साल तक वो इस सेक्टर को बिल्डअप करने में इतनी मेहनत करते रहे और उसके बाद एक बेकार डिसाइपल और तुम्हारे जैसे घटिया एल्डर्स ने मिलकर इस पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दिया। मास्टर जान की सालों की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। अब बताओ कि तुम सभी लोगों के साथ मैं क्या करूं, क्या मैं यहाँ पर मास्टर जान की वजह से, मास्टर जान के नाम पर जो दाग लगा है तुम सभी घटिया लोगों की वजह से, उसको वाइप आउट करने के लिए क्या तुम सभी लोगों को वाइप आउट कर दूं, क्योंकि तुम सभी लोगों को मारने के बाद भी यहाँ पर मास्टर जान की आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। और इसी के साथ ही मां ज़ूफैन अब उन सभी को मारने के लिए वहां पर रेडी है। लेकिन यहाँ पर हमारी एपिसोड 740 का एंड हो जाता है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे ज़ूफैन ने उन सभी के सभी एल्डर्स को अपनी उस सोल डोमेन के अंदर ट्रैप कर लिया था। तो जब हमारा ज़ूफैन उनको ट्रैप कर लेता है तो इस बात से वानरेबल शी काफी सा घबरा जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि अब वो मरने वाले हैं। तो हमारा ज़ूफैन जो होता है अपनी ब्लैक एनर्जी के साथ उन सभी को वहां पर ट्रैप कर लेता है और उनसे कहता है कि अब तुम में से कोई भी यहाँ पर से बचकर नहीं जा पाएगा। जबकि वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होता है कि ये क्या चीज है, हम लोग यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहे। तो वेनरेबल शिव से कहते हैं कि ज़ूफैन प्लीज हम सभी को मत मारो, हम सभी लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एल्डर्स हैं, अगर हम सभी को मार डालोगे तो डीमन स्कीमिंग सेक्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्या तुम ये चाहते हो। हाई वेनरेबल ने 300 साल तक मेहनत की थी इस डीमन स्कीमिंग सेक्टर को बनाने में, क्या तुम यहाँ पर उनके डिसाइपल होने के नाते उनकी विशेष की रिस्पेक्ट करते हुए इस डीमन स्कीमिंग सेक्टर को जिंदा नहीं छोड़ सकते। अगर हम लोग मरेंगे तो डीमन स्कीमिंग सेक्टर खत्म हो जाएगा और उनकी सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। अगर तुम हमें जिंदा छोड़ देते हो तो हम लोग तुम्हें अपना सेक्टर लीडर मान लेंगे और उसके बाद हम सभी लोग वही करेंगे जो तुम कहोगे, यहाँ तक कि हम लोग अपनी एल्डर्स की पोजीशंस को भी छोड़ देंगे। हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लेबरर बन जाएंगे, तुम्हारे लेबर ऑफिस में हम लोग रहा करेंगे जब तुम अपने साथियों को वापस बुला सकते हो। मास्टर बाय उन सभी लोगों को वापस बुला लेना और वो लोग यहाँ पर हाई वेनरेबल बन सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग भी कहते हैं कि हाँ ज़ूफैन हम तुम्हें अपना सेक्टर लीडर मानते हैं, प्लीज हम सभी को माफ कर दो, हम सभी को छोड़ दो, मास्टर जान के लिए हम सभी को छोड़ दो, मास्टर जान ने सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। तुम्हारा ज़ूफैन उनसे कहता है कि देखो तो जरा तुम लोग यहाँ पर मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे पर तरस खा के तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूं, क्या तुम लोगों का जरा सा भी दिमाग काम करता है कि तुम लोगों ने हमारे लेबर ऑफिस के लोगों के साथ क्या किया। तुमने मेरे लेबर ऑफिस के जो डिसाइपल्स जिनको मैंने तैयार किया था उन सभी को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मार डाला था कि वो मास्टर जान के साथी थे, वो मास्टर जान की बातें सुनते थे और मेरे नीचे काम करते थे। साथ ही मां ज़ूफैन कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इतने बेशरम इंसान को देख रहा हूं कि जिस बेशरम इंसान ने पहले यहाँ पर मास्टर जान को मार डाला, फिर वही यहाँ पर ये कह रहा है कि मास्टर जान की खातर इस सेक्टर को जिंदा छोड़ दो, मास्टर जान की खातर तुम सभी को छोड़कर इस सेक्टर को चलने दूं। क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी आइडिया है कि मुझे सेक्टर की कभी परवाह थी ही नहीं, मुझे डीमन स्कीमिंग सेक्टर की कोई परवाह नहीं है। ये बात वाकई में सच है कि मैं अपने मास्टर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैंने कभी डीमन स्कीमिंग सेक्टर को अपना घर नहीं माना और ना ही मैंने कभी यहाँ पर इसे अपना सेक्टर माना है। तो चाहे तुम लोग यहाँ पर कितनी बकवास क्यों ना कर लो कि तुम्हारे सेक्टर को जिंदा छोड़ दूं, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इस सेक्टर की कोई परवाह नहीं करता, तो फिर मैं इस सेक्टर के लिए ये सब कुछ क्यों करूंगा। मास्टर जान मर चुके हैं और मास्टर जान के चले जाने के बाद अब मेरा इस
सेक्टर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैंने मास्टर जान से पहले ही कहा था कि मैं आपको अपना मास्टर मानता हूं, लेकिन मैं इस सेक्टर को अपना घर नहीं मानता। मास्टर जान की वजह से पहले भी एक बार मैंने तुम्हारे सेक्टर की जान बख्शी थी। उस वक्त मैंने जी वूजा और तुम्हारे सभी साथियों को जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि मास्टर जान ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस सेक्टर के लोगों को एक मौका दो, और मैंने मौका दिया था। लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी कदर नहीं की, और अब यहाँ पर तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो तुम लोग डिजर्व करते हो। अब तुम सभी में से कोई एक भी यहाँ पर मेरे हाथ से जिंदा नहीं बच पाएगा। तुम लोगों ने उसी वक्त अपनी जान का सौदा कर लिया था जिस वक्त तुम लोगों ने हाई वैनरेबल जान को मार डाला था, और अब यहाँ पर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूं। नहीं, तुम में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि बिना फैमिली के कोई सेक्टर नहीं होता, और जहां पर मेरी फैमिली ही नहीं बची तो फिर ये सेक्टर मेरे से किस काम का। तो इसी के साथ ही मां ज़ूफ़ैन जो था अपनी पावर्स को यूज करते वहां पर उनको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। तो मां ज़ूफ़ैन कहता है कि मास्टर जान को मारकर तुम लोगों ने एक डेडली क्राइम किया है। उस डेडली क्राइम की सिर्फ और सिर्फ एक सजा हो सकती है, और वो सजाए मौत है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे एल्डर्स के लिए, तुम्हारे जितने डिसाइपल्स हैं उनके लिए। पूरे का पूरा डीमन स्कीमिंग सेक्टर आज यहाँ पर भुगतेगा। पूरे का पूरा डीमन स्कीमिंग सेक्टर आज दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। और ज़ूफ़ैन जो होता है वहां पर उन सभी एल्डर्स को मार डालता है। सभी एल्डर्स के मरने के बाद मां ज़ूफ़ैन कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर साथ ही वो कहता है नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, और अपनी तलवार को पीछे भेजता है सेक्टर के अंदर जहां पर उनके बाकी के डिसाइपल्स और सोल्जर्स होते हैं, उन सभी को भी मार डालता है। तो ज़ूफ़ैन कहता है कि तुम लोगों ने जहां पर मुझे इतना जालिम बना दिया है, मैं इतना जालिम था नहीं। तो ज़ूफ़ैन उन सभी को मारने के बाद कहता है कि अब मैं जहां पर से वापस अपने घर जा सकता हूं, जो घर जहां पर मेरी फैमिली रहती है। यहां पर से 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है कि 1 महीने के बाद दिखाते हैं ज़ूफ़ैन की फैमिली यानी कि लू क्लैन का सीन दिखाते हैं, जहां पर वो सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों ने विड्रा क्यों किया होगा, अभी तक यहाँ पर रिपोर्ट क्यों नहीं आई। तो उनके पास वहां पर रिपोर्ट पहुंच जाती है, और वो लोग कहते हैं कि सर हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट पहुंची है। मास्टर क्यू से कहते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर ये कहती है कि हमें यहाँ पर अपने आप को संभल कर रखना होगा, क्योंकि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग एक तरफ है, दूसरी तरफ हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के लोग हमारे साथ धोखा कर सकते हैं, और बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग जो कि विड्रा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो किसी वक्त भी हमारे पर अटैक कर सकते हैं। तो मास्टर जैंग उनसे कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमारे आने की वजह से तुम्हारे ऊपर यहाँ पर इतनी मुसीबत आ गई है। तो मां लू जुनहाई कहता है कि नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़ूफ़ैन की फैमिली हमारी फैमिली है, अगर ज़ूफ़ैन आपसे प्यार करता है तो उसके लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। मां जुनहाई कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने और 10 स्काउट्स को भेजना होगा, डीमन स्कीमिंग सेक्टर में भी अपने लोगों को भेजो, बीस्ट टेमिंग सेक्टर में भी अपने लोगों को भेजो, और इन्फॉर्मेशन गैदर करके बताओ क्या है, क्या मसला है। इतनी देर में सर लैंग वुचेंग वहां पर आ जाते हैं। मां जुनहाई कहता है कि सर लैंग क्या आप कोई न्यूज लेकर आए हैं? तो वो कहता है हाँ, मैं बीस्ट टेमिंग सेक्टर के बारे में न्यूज लेकर आया हूं, मुझे यहाँ पर पता चल गया है कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों ने विड्रा क्यों किया है। तो जुनहाई उसे कहता है कि तू जल्दी से बताएं। तो उसे कहता है पता नहीं, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज से 6 महीने पहले क्वान रॉन्ग के ऊपर अटैक हुआ था। मिस्टीरियस फोर्स ने आकर क्वान रॉन्ग के ऊपर अटैक किया, जिस अटैक में इंपीरियल फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। उनके काफी सारे प्रिंस मारे गए, उनकी काफी सारी कंकुपाइंस मारी गई, बहुत सारे नोबल्स मारे गए, जहां तक कि क्वान रॉन्ग की आर्मी के सोल्जर्स मारे गए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर के ऊपर भी अटैक हुआ। जब बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग उनको बचाने के लिए वहां पर आए तो पूरे के पूरे बीस्ट टेमिंग सेक्टर को वाइप आउट कर दिया गया। उनका कोई एक एल्डर भी जिंदा नहीं बचा। जो एल्डर हमसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आए थे वो सभी लोग विड्रॉ करके वापस चले गए, ताकि वो डबल ड्रैगन मैनर में जाकर अपील कर सके कि उनके साथ क्या हुआ है और उन्हें इंसाफ चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद सभी एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यार इतनी पावरफुल फोर्स कहां से आ सकती है जिसने ये सब कुछ किया होगा। तो मास्टर जैंग कहता है कि डैंग किंग शैंकी ने भी कभी यहाँ पर 9 ग्रेट सेक्टर्स के ऊपर अटैक किया था, लेकिन उसने भी किसी सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट नहीं किया था। फिर इतनी पावरफुल फोर्स कहां से आ गई जिसने ये सब कुछ किया होगा। तो इसी के साथ ही सर लैंग वुचेंग कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर ये कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारी मदद तो हो गई है। तो जुनहाई कहता है कि अगर यहाँ पर उनकी रीइंफोर्समेंट्स आ जाती तो फिर हम लोग ज्यादा अरसे तक उनके सामने नहीं टिक पाते। मुझे लगता है कि बटलर ज़ूफ़ैन यानी ब्रदर ज़ूफ़ैन की आत्मा ऊपर से बैठी हमारी मदद कर रही है और वही ये सब कुछ कर रहा है। लैंग वुचेंग कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर उसकी आत्मा को क्रेडिट दे रहे हो, वो एक मर चुका इंसान है, ऊपर बैठा हुआ हमारे लिए क्या कर सकता है, लेकिन खैर तुम्हारा उसके लिए प्यार है, तुम ये कह सकते हो। तो जुनहाई कहता है कि आप इस बात को नहीं समझ सकते। हाँ, मुझे पता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि अगर ज़ूफ़ैन की स्पिरिट वाकई में हमारी मदद कर रही है तो उसने अभी तक जी वूजा को क्यों नहीं मारा। मैं भी कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो कि आत्माओं के ऊपर विश्वास रखता हो, लेकिन ब्रदर ज़ूफ़ैन हमसे इतना प्यार करते थे कि मुझे लगता है कि अभी भी उसकी आत्मा ऊपर आसमान में बैठी हमारी मदद कर रही है। और मुझे लगता है कि बटलर ज़ूफ़ैन जो है जब तक हम अपने पैरों पर ठीक तरह से खड़े नहीं हो जाते या फिर 9 ग्रेट सेक्टर्स में शामिल नहीं हो जाते वो हमारी मदद करता रहेगा। इसी के साथ ही बाहर से एक लड़का आता और कहता है कि सर मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं, अभी अभी हमारे स्काउट ने डीमन स्कीमिंग सेक्टर से एक मैसेज भिजवाया है और वो मैसेज ये कहता है कि पूरी एक ही रात में जहां पर यानी कल रात से लेकर अभी तक जहां पर डीमन स्कीमिंग
गेमिंग सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया गया है, वहां पर कोई एक कैरेक्टर भी जिंदा नहीं बचा, सभी लोग मर गए हैं। ये बात सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ही मास्टर लैंग वुचैंग और मा जुनहाई दोनों एक साथ बोल उठते हैं और कहते हैं लगता है कि ज़ू फैन की आत्मा वाकई में जिंदा है और वो यहाँ पर हमारी मदद कर रही है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 741 का एंड होगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 742 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हीवन मिस्टिकल सेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहां पर डिसाइपल्स को लगता है कि उनका बैरियर टूट चुका है और काफी सारे डिसाइपल्स जो होते हैं वो बैरियर के टूटने की जगह के पर पहुंचते हैं और कहते हैं कौन है वहां पर, किसने इतनी हिम्मत की हमारे सेक्टर बैरियर को तोड़ने की, क्या तुम्हें इस बात का आइडिया भी है कि तुम इस वक्त कहां पर हो, तुम इस वक्त हीवन मिस्टिकल सेक्टर में हो। सभी लोग वहां पर वेट कर रहे होते हैं कि बैरियर के टूटने के बाद कौन वहां पर से निकल कर आएगा। तो हमारा ज़ू फैन वहां से निकल कर आता है क्योंकि उसने हुडी पहन रखी होती है, इसी वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता। तो उनमें से एक डिसाइपल आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के जल्दी से अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और तुमने हमारे मिस्टिकल सेक्टर के इस बैरियर को क्यों तोड़ा है। लेकिन वहां ज़ू फैन उसकी बात सुनने के बाद रुकता नहीं है, तो वो लड़का समझ जाता है कि इसका रुकने का कोई इरादा नहीं है। अगर ये रुक नहीं रहा तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास अटैक करने के लिए आया होगा और ऊपर से एक थीरियल स्टेज का एक्सपर्ट है, जबकि मेरे साथी यहाँ पर जो मौजूद है उनमें से कोई भी थीरियल स्टेज में नहीं है, सारे के सारे रेडियंट स्टेज में है। अगर यहाँ पर सेक्टर लीडर और बाकी के एल्डर्स आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर हमारे कुछ थीरियल स्टेज के एल्डर्स पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ ही वो लड़का से कहता है कि लड़के मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम जो भी हो अभी यहाँ पर से वापस चले जाते हो, तुम्हारे लिए यही ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर तुम यहाँ पर से वापस चले जाते हो तो तुम यहाँ पर अपनी जान बचाकर जा सकते हो, क्योंकि अगर हमारे थीरियल स्टेज के एक्सपर्ट यहाँ पर आ गए, सेक्टर लीडर जान और बाकी के लोग यहाँ पर आ गए तो फिर तुम नहीं बच पाओगे। तुम इस वक्त हीवनली मिस्टिकल सेक्टर की टेरिटरी में और गैर कानूनी तौर पर हमारे बैरियर को तोड़कर अंदर घुसे हो, तो क्या तुम यहाँ पर रुकने वाले हो, क्या तुम वापस जाने वाले हो या फिर तुम मरना चाहते हो। लेकिन हमारा ज़ू फैन उसकी बात सुनने के बाद नहीं रुकता, तो वो लड़का कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये बंदा जो भी है ये जानबूझकर यहाँ पर आया और इसे सब कुछ पता है कि हमारे सेक्टर के क्या हालात हैं। इतनी देर में वहां पर सेक्टर लीडर जान और उसके साथी पहुंच जाते हैं। तो इस बात से वो लड़का खुश होकर कहता है कि लड़के मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वापस चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब हमारे सेक्टर लीडर और साथ में हमारे थीरियल स्टेज के एक्सपर्ट यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखता हूँ कि तुम उन सभी के सामने हमारा क्या उखाड़ लेते हो और तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही मास्टर जान वहां पर नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद हमारे ज़ू फैन को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं सर आप कौन है और आप यहाँ पर हमारे सेक्टर हीवनली मिस्टिकल सेक्टर में क्या करने के लिए आए हैं। और साथ ही वो सोच रहा था कि अगर इस बंदे ने हमारे बैरियर को तोड़ दिया है तो इसका मतलब यह है कि कोई आम इथीरियल स्टेज का एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि कोई बहुत ही खास फिगर हो सकता है, क्योंकि हमारे बैरियर को तोड़ना इतना आसान नहीं था, उन्हें सेक्रेट स्टोन्स के साथ बनाया गया था। तो हमारा ज़ू फैन अपना जो हुडी होता है वो उतारता है और उसके सामने अपनी अपीयरेंस देता है और कहता है कि सेक्टर लीडर जान काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तो सेक्टर लीडर जान जो होते हैं वहां पर ज़ू फैन को देखने के बाद से गालियां देना शुरू कर देते हैं और कहता है कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे सेक्टर में वापस आने की, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि बस देख लो मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि मौत को छूकर टक करके वापस आ गया हूँ। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि अब जबकि तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो मास्टर जान उसे कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए होगे, लेकिन तुम यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए, लेकिन तुम्हारा बदला तो पूरा हो चुका है, तुमने मेरे बेटे को मार डाला था। उसके बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर ये कहने की कि तुम बदला लेने के लिए आए हो। क्या तुम्हें याद नहीं है लास्ट टाइम तुमने मेरे सेक्टर की क्या हालत की थी, मेरे बेटे को मार डाला और साथ ही तुमने यहाँ पर मेरे पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दिया। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे बेटे को मारा था, हाँ तुम्हारे बेटे को मारने की वजह से तुम्हें यहाँ पर मुझसे आकर बदला लेना चाहिए था, मैंने तुम्हारे सेक्टर के लोगों को मारा, तुम्हें मुझसे आकर बदला लेना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने कमीने घटिया इंसान, तुमने ज़ी वूजा के साथ मिलकर ह्यूमन गेमिंग सेक्टर के ऊपर जाकर अटैक किया और वहां पर उनके रिवेंज का हिस्सा बने और जाकर तुमने मेरे लेबर ऑफिस के बहुत सारे लोगों को मार डाला, ना सिर्फ एल्डर्स को मारा, डिसाइपल्स को मारा, बल्कि तुमने मेरे मार्शल मास्टर को भी मार डाला। वहां के जो हाई वेनरेबल थे मास्टर जॉन, उनको मैंने अपना मार्शल मास्टर मान लिया था और वो मेरे मास्टर थे। तुमने मेरे बिलवेड मास्टर की जान लिया, तो मैं उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर जॉन उसे कहता है कि अच्छा तो अब मुझे समझ आ रही है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन अब फाइनली मुझे यहाँ पर इस बात का आइडिया हो गया है कि तुमने उस बंदे से लगाव रखा था, यानी कि वो जिसे तुम अपना मार्शल मास्टर कह रहे हो, वो बुढ़ा आदमी जिसको यहाँ पर हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के स्वर्ड ड्यू ने मार डाला था, यानी कि स्वर्ड किंग ने उसे मारा था और उसके बाद मुझे उसकी बॉडी को म्यूटिलेट करना चाहिए था। अब तो मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है, अगर मुझे उस वक्त पता होता कि तुम उसके डिसाइपल हो और तुम उससे प्यार करते हो, तो फिर उसके मरने के बाद मैं उसकी बॉडी को इतनी बुरी तरह से उसके टुकड़े टुकड़े करता, उसका सर उठाकर उसके साथ फुटबॉल खेलता। मुझसे तो एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अभी भी इस गलती को सुधारा जा सकता है। अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसके बाद डीमन गेमिंग सेक्टर में जाकर उस बुढ़े आदमी की कब्र खोदकर उसके अंदर से उस बुढ़े आदमी की हड्डियां निकालूंगा और फिर तुम दोनों की हड्डियों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलाकर चूरा बना दूंगा। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि दोबारा कहो
कहो तुमने क्या कहा। तो सेक्टर लीडर जान उसे कहता है कि मैंने कहा कि अगर वो बंदा दोबारा जिंदा हो जाए तो मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करूंगा, उसकी हड्डियां निकाल कर उसका चूरा बनाने वाला हूं, और अब जबकि तुम यहाँ पर आते हो तो फिर तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ करने वाला हूँ। ज़ूफेन उसकी बातें सुनने के बाद उसे कहता है कि पहले तो मैं यहाँ पर ये सोच कर आया था क्योंकि तुम किंग चेंग के मास्टर हो, मेरी वाइफ के मास्टर हो, तो मैं तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारे सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट करने वाला हूँ। तुम्हारा ह्यूमनली मिस्टिकल सेक्टर इस दुनिया के नक्शे के पर रहने के लायक नहीं है। अब यहाँ पर तैयार हो जाओ मरने के लिए। जब किसी के साथ सेक्टर लीडर जानू से कहता है कि लड़के क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान है? क्या तुम्हें लगता है कि डबल ड्रैगन मैनर के लोग तुम्हें इतनी आसानी से ये करने देंगे? लास्ट टाइम तुम अपने साथ आर्मी लेकर आए थे, तब भी तुम हमारे ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर को अपरूट नहीं कर पाए थे, और अब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले आकर यहाँ पर हमारे पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर्स के रूल के मुताबिक कोई भी किसी सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट नहीं कर सकता। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि ये रूल जिंदा लोगों के ऊपर अप्लाई होते हैं या फिर सेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। मैं तो एक मरा हुआ इंसान हूँ, दुनिया की नजर में मैं मर चुका हूँ, और अगर मैं यहाँ पर ये सब कुछ करता भी हूँ तो क्या तुम्हें लगता है किसी मरे हुए इंसान के ऊपर ये रूल्स अप्लाई होंगे? क्योंकि तुम सभी लोग तो आज इसी जगह के ऊपर मरने वाले हो, ना ही तुम लोग किसी को जाकर बता पाओगे कि ये सब कुछ मैंने किया है। तो इसी के साथ ही मास्टर जान जो होते हैं अपने साथियों के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ज़ूफेन अपनी पावर्स को रिलीज करता है सभी को मारने के लिए। अब यहीं पर से 3 महीने के बाद का सीन दिखाता है कि बीस्ट टेमिक सेक्टर के लोग जो होते हैं वो डबल ड्रैगन मैनर में पहुंच जाते हैं और जाकर उनसे अपील करते हैं और उनसे कहते हैं कि सब कुछ डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों ने किया है, उन्होंने हमारे सेक्टर के साथ धोखा किया है, और उन्हें सारी की सारी बात बता देते हैं कि हमें यहाँ पर 5000 सेक्रेट स्टोन्स देने का वादा किया गया था, और साथ ही यहाँ पर हमें 1000 सेक्रेट स्टोन्स देकर हमसे यहाँ पर ये काम करवाया गया कि हमें टियानजू की आर्मी के ऊपर जाकर अटैक करना। उन्होंने कहा कि उनके कुछ भगोड़े एल्डर वहां पर भागकर चले गए, लेकिन असल में बात कुछ और थी। हम लोग जब अपने सेक्टर को छोड़कर उनकी फाइट कर रहे थे, उस वक्त ज़ी वूजा ने हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक करके हमारे सेक्टर लीडर हमारे पूरे सेक्टर को वाइप आउट कर दिया और साथ ही सेक्टर स्टोन भी वापस ले लिए। सारे का सारा ज़ी वूजा का घटिया प्लान था, उसने यहाँ पर हमें इस्तेमाल किया और हमारे सेक्टर को बर्बाद कर दिया। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे पास वापस जाने के लिए घर नहीं है, हमारा सेक्टर बर्बाद हो गया है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ब्लैक को कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये कमीना ज़ी वूजा ऐसा कर सकता है। मुझे शुरुआत से उसके ऊपर शक था कि वो ये सब कुछ कर रहा है। जब ज़ूफेन की मौत हुई उस वक्त भी मुझे इस बारे में पता चला था कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है, सिर्फ और सिर्फ सेक्टर की गद्दी हासिल करने के लिए उस लालची इंसान ने ये सब कुछ किया था, और अब देखो उसने यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया है। मास्टर वाइट उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हीरान फिलहाल के लिए तुम भी यहाँ पर ज़ी वूजा के कैरेक्टर के ऊपर बात करने की बजाय ये देखना चाहिए कि क्या वाकई में डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों ने ये किया है या नहीं किया, क्योंकि ये रूल तो यहाँ पर सभी लोग इस बात को मानते हैं कि कोई भी एक दूसरे सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट नहीं कर सकता। आज तक यहाँ पर पिछले कई सौ सालों से 9 ग्रेट सेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहे हैं, और कभी भी यहाँ पर एक सेक्टर ने दूसरे सेक्टर को इस हद तक डिस्ट्रॉय नहीं किया कि उनके सभी के सभी एल्डर सेक्टर पैट्रियार्च और जितने भी लोग हैं उन सभी को एक साथ ही मार डालें। आखिर ऐसा कौन सा मॉन्स्टर उनके पास आ गया है कि ज़ी वूजा ने यहाँ पर ये किया होगा और पूरे के पूरे बीस्ट टेमिंग सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया होगा। तो मुझे लगता है कि वेस्टर्न लैंड्स में कोई इतना पावरफुल है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन रात में यहाँ पर पूरे के पूरे सेक्टर को तबाह बर्बाद कर दे, उसका नामो निशान मिटा दे। तो मास्टर ब्लैक उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा डिसाइपल फिर से ये सब कुछ कर रहा है। तो वो यहाँ पर अपने डिसाइपल डैंकिंग शंग के बारे में सोच रहे होते हैं कि उनके डिसाइपल ये किया होगा, लेकिन नहीं, ये उसने नहीं किया, क्योंकि इन लोगों को सभी को यही लगता है कि ज़ूफेन मर चुका है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 742 का एंड होगा, और नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी जब इनको पता चलेगा कि एक नहीं बल्कि 4 सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि अगली बारी जो ह्यूमन ट्रेनिंग सेक्टर की होने वाली है। तो लास्ट एपिसोड के एंड के ऊपर हमने देखा था जहां पर एग्जाल्टेड सर्ज यानी कि उन डबल ड्रैगन मैनर के मास्टर्स को पता चलता है कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर्स वहां पर आए होते हैं। इतनी देर में एक एल्डर बाहर से भागता हुआ आता और कहता है कि सर एक बहुत ही बुरी खबर है, एक बहुत ही बुरी खबर है। तो वो उसे कहता है कि अब बताओ क्या हो गया है। तो वो एल्डर उनसे कहता है कि सर एक ही रात में यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर, ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर, दोनों सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया गया, किसी एक इंसान को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया, सभी लोगों को मार दिया गया है। तो ये बात सुनते ही अब सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर वो लोग बेल बजाते हैं, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं ताकि उनके जितने भी सेक्टर के लोग हैं सभी के सभी एलीट वॉरियर्स को वहां पर बुलाया जाए, सभी एल्डर्स को बुलाया जाए एक बहुत ही बड़ी मीटिंग के लिए। वहां पर बड़ी बेल को बजाया जाता है। तो यहीं पर जिलिन को दिखाता है कि मां जिलिन जो होता है वो कल्टीवेट कर रहा होता है, और इसी के साथ ही बेल की आवाज सुनता है और कहता है ये अचानक से क्या हो गया। डबल एग्जाल्टेड सर ने यहाँ पर अचानक से इस बड़ी बेल को क्यों बजाया, क्योंकि ये बेल तभी बजाई जाती है जबकि पूरे सेक्टर के सभी खास एल्डर्स को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। अब जबकि हम लोग
लोग भी खास एलीट वॉरियर्स हैं, तो फिर हमें भी इस मीटिंग में जाने की इजाजत है। चलो चल के देखते हैं कि क्या हुआ है। अगर किसी दुश्मन का अटैक हुआ हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इतने सालों से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ट्रेनिंग के बाद मुझे अपने आप को परखना भी तो है कि क्या मैं स्ट्रॉन्गर बना भी हूँ या नहीं, वरना मैं तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर बोर हुए जा रहा हूँ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है दूसरी जगह का दिखाते हैं, जहाँ पर हमारी तीनों सिस्टर्स होती है वो भी ट्रेनिंग कर रही होती हैं। तो तीनों सिस्टर्स जो होती हैं वहाँ पर ट्रेनिंग कर रही होती है। रुहुआ कहती है, सिस्टर किंग चैंग तुम्हारे पास एक बहुत ही स्पेशल बॉडी है, वाइट स्पिरिट फिजिक वाली, यानी कि एक एम्प्टी बॉडी है जिसके साथ किसी भी टेक्निक को परफॉर्म करने से उसकी पावर्स डबल ट्रिपल हो जाती हैं। और हमें लगता है कि हम लोग अब जबकि एथीरियल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, हमने अभी भी फ्रेश ब्रेक थ्रू किया है, और ब्रेक थ्रू करने के बाद हम लोग अगर तीनों मिलकर अपनी रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करें तो हम लोग 6 लेयर के एथीरियल स्टेज के मास्टर को भी आसानी से हरा पाएंगे। तो किंग चैंग कहते हैं कि इतना काफी नहीं है, इतने के साथ तो मैं जहां पर लोअर 3 सेक्टर्स के गार्डियन से भी फाइट नहीं कर पाऊंगे। मुझे लोअर 3 सेक्टर्स के सभी एथीरियल स्टेज के मास्टर्स का मुकाबला करना और पूरे के पूरे सेक्टर से बदला लेना है, तो उसके लिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। तो दूसरी सिस्टर से कहती है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर इसी बारे में बात कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें सबके बारे में भूल जाना चाहिए, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बारे में भूल जाओ। तो रुहुआ उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाल्टेड सर ने उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने यहाँ पर जानबूझकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों को आजाद छोड़ दिया। जी वूजा एक बहुत ही घटिया इंसान है, उन्हें यह भी बताया कि जी वूजा ने जहाँ पर बाकी के सेक्टर्स के साथ मिलकर ज़ू फैन को मारने की साजिश रची थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जहाँ पर फाइट नहीं करना चाहते, वो शांति लाना चाहते हैं। इसी वजह से उन लोगों ने डीमन स्कीमिंग सेक्टर को छोड़ दिया है। तो किंग चैंग कहती है कि वो लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं ज़ू फैन के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मेरे ज़ू फैन को उन लोगों ने मार दिया, मेरे पति को उन लोगों ने मार दिया, और मैं अपने पति की मौत का बदला लेकर रहूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे यहाँ पर वेस्टर्न लैंड्स के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। मुझे डबल ड्रैगन मैनर के खिलाफ जाकर अगर ये करना पड़ा तब भी मैं करूंगी, लेकिन मैं अपना बदला लूंगी। तो जब वो वहां पर खड़ी होकर उनसे बात कर रही होती है, वो दोनों सिस्टर्स आगे बढ़ती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है तुम इसमें अकेली नहीं हो, अगर तुम यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे, अगर तुम यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर को तबाह करना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हर मुश्किल वक्त में हम तुम्हारे साथ ही रहने वाली है। क्योंकि ब्रदर ज़ू फैन जो है वो यहाँ पर हमारे पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़कर गया, और हम लोग यहाँ पर उसके लिए इतना तो कर ही सकती हैं। तो सिस्टर जिन जो होती है वो रुहुआ से कहती है कि मुझे लगता है कि सिस्टर रुहुआ तुम्हें यहाँ पर अपनी ही सीनियर सिस्टर के ब्रदर से उसके हस्बैंड से प्यार हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जहाँ पर उसके हस्बैंड के ऊपर नजर लगाकर बैठी हुई हो। तो रुहुआ उसे कहती है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि ज़ू फैन काफी हैंडसम है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी ही जूनियर सिस्टर के हस्बैंड के ऊपर नजर लगाकर बैठी हुई हूँ, क्या दुनिया में और लड़के खत्म हो गए हैं क्या। तो वो दोनों आपस में बहस कर रही होती है, और हमारी जो किंग चैंग होती है वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही होती है, और साथ ही सोच रही होती है कि ज़ू फैन हम तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहेंगे, फिर चाहे हमें यहाँ पर किसी के भी खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। फिर साथ उन्हें बेल की आवाज आती है, तो वो लोग कहते हैं कि ये अचानक से यहाँ पर हीवन रीचिंग पवेलियन में क्यों बुलाया जा रहा है। ये बेल तो तभी बजाई जाती है ना जब कोई बहुत ही बड़ा क्राइसिस हो, तो वो तीनों बड़ी तेजी के साथ भागती हुई उस तरफ चल पड़ती हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे अगले कैंडिडेट्स का दिखाया जाता है, जहां पर हम जीलिन का सीनियर ब्रदर और साथ में हान मोहते हैं, वो दोनों जब वहां पर उस बेल को सुनते हैं तो वो लोग भी वहां से भागते हुए बड़ी तेजी के साथ हीवन रीचिंग पवेलियन की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है शायद कुछ बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। तो सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, सभी एल्डर्स भी वहां पर आ जाते हैं। सभी के आने के बाद एग्जाल्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि इन लोगों को कैसे इस बारे में बताया जाए। तो एक एल्डर उनसे पूछता है कि सर बताएं तो उसी अचानक से हमें क्यों बुलाया गया है, क्या यहाँ पर कोई बहुत ही अर्जेंट न्यूज है। तो ब्लैक बियर्ड उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर 6 महीने पहले एक लेटर पहुंचा, 6 महीने पहले का एक लेटर पहुंचा है कि 3 लोअर 3 सेक्टर्स जो हैं, जिनमें से हीवन मिस्टिकल सेक्टर, बीस्ट टेमिंग सेक्टर और डीमन स्कीमिंग सेक्टर जो हैं, वो तीनों के तीनों यहाँ पर वाइप आउट हो चुके हैं। तीनों सेक्टर्स को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया गया, कोई एक भी सर्वाइवर नहीं बचा, सभी लोगों को मार दिया गया। तो ये बात सुनते ही सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ऐसा कौन कर सकता है। 9 सेक्टर्स वेस्टर्न लैंड में पिछले कई सौ सालों से, बल्कि कई हजार सालों से, और कभी भी यहाँ पर किसी ने भी किसी दूसरे सेक्टर को बर्बाद करने के बारे में इस तरह से नहीं सोचा। हाँ, बहुत बार आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, बहुत बार फाइट हुई, बहुत बार दूसरी लैंड्स के लोगों ने हमारे पर अटैक किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया जाए। इन सभी लोगों के बीच में हमारी किंग चैंग होती है, जो कि इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। किंग चैंग कहते हैं कि हीवन मिस्टिकल सेक्टर और डीमन स्कीमिंग सेक्टर दोनों ही कमीने सेक्टर्स थे जो लोग ज़ू फैन की मौत में शामिल थे, और वो दोनों ही सेक्टर्स यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। लगता है कि हीवंस की तरफ से उनको सजा मिली है। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि ये किसी ना किसी ने तो किया होगा, लेकिन किसने किया होगा। और जीलिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ एल्डर ब्रदर ने किया है। इन सभी को तो लगता है कि ज़ू फैन
मर चुका है, लेकिन ज़ूफेन अभी तक जिंदा है, वो अपना बदला ले रहा है। अगर वाकई में ऐसी बात है तो ये काम सिर्फ और सिर्फ ज़ूफेन ही कर सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे सेक्टर्स को तबाह करना और ऐसे सेक्टर्स को तबाह करना जो लोग उसकी मौत के षड्यंत्र में शामिल थे और उसके ऊपर अटैक करने में शामिल थे, उन सभी लोगों को तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर उसने सेक्टर्स को बर्बाद किया तो इसका मतलब यह कि वो पहले से स्ट्रॉन्गर हो चुका है, और मुझे भी यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। तो उन सभी के बीच में से यहाँ पर हमारा सीनियर ब्रदर जो होता है वो कहता है कि सर ये बताएं कि ये अटैक किसने किया है, क्या हमारे अपने लोगों ने किया है या फिर दूसरी लैंड्स के लोगों ने अटैक किया है। मास्टर वाइट उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि ये लड़का वाकई में देखो कितना ज्यादा शांत है, मुझे लगता है कि जो हमारा डिसाइपल होने के लायक है। इसने यहाँ पर सभी के बीच में से ऐसा सवाल पूछा है जो पूछने लायक था। तो वो कहते हैं कि फिलहाल के लिए तो हमेशा यहाँ पर इतना अंदाजा हुआ है कि वेस्टर्न लैंड्स में से कोई ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वेस्टर्न लैंड्स में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो सिंगल हैंडेडली ये काम कर सकते हैं, और हमें पता है कि वो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, तो फिर अचानक से वो ऐसा काम क्यों करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो गैस कर रहे हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि दूसरी लैंड्स यानी कि वेस्टर्न लैंड्स के अलावा जो ईस्टर्न लैंड्स हैं वो लोग यहाँ पर आकर ये कर सकते हैं, उनमें से किसी ने आकर ये किया होगा। जबकि माँ जेलिन उन सभी के बीच में वहां पर हंसना शुरू कर देता है, फिर साथ ही उनसे कहता हो सकता है कि किसी भूत ने किया हो। तो उसका सीनियर ब्रदर कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो, इतने सारे लोगों के बीच में तुम मजाक तो नहीं कर रहे होगे। तो जेलिन कहता है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे लगता है ये किसी भूत ने किया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 743 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जेलिन अपनी इस बात को जस्टिफाई कैसे करेगा, वो ज़ूफेन के बारे में इनको बता तो नहीं सकता। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जिलिन जो था सभी के बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि हो सकता है ये एक भूत का काम हो। तो वो सभी लोग कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, तुम ये क्या बात कर रहे हो। तो जिलिन उनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं कह दिया, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर देखा नहीं है कौन से 3 सेक्टर्स यहाँ पर बर्बाद हुए हैं, इनमें से तो वही सेक्टर्स है ना जिन लोगों ने यहाँ पर उसको मारने में साथ दिया था, यानी कि उस बंदे के मरने में सभी लोगों ने साथ दिया था। और तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर हो सकता है कि हिवंस की तरफ से या फिर इन सभी के ऊपर कोई भूत है, या फिर ज़ूफेन का ही भूत यहाँ पर इन सभी को मारने के लिए वापस आ गया हो। आज से 1 साल पहले ये लोग सभी लोग एक मर्डर में शामिल थे। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होकर कहते हैं कि तुम ज़ूफेन की बात कर रहे हो। हाँ, ज़ूफेन को मारने में यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया था और उसमें लोअर 3 सेक्टर्स भी शामिल थे, और साथ में हीवन ट्रेलिंग सेक्टर और साथ में यहाँ पर डीमन पर्जिंग सेक्टर के लोग शामिल थे। तो हमारे किंग चैंग उनसे कहती है कि जिलिन ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर ज़ूफेन का नाम क्यों खराब कर रहे हो। तुम्हारा जिलिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर सिस्टर को डायरेक्टली तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने ब्रदर से वादा किया था कि मैं उसे नहीं बताऊंगा कि तुम अभी तक जिंदा हो, इसलिए मैं यहाँ पर कम से कम इसे कंफर्ट देने के लिए इतनी बात तो कर ही सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इसके लिए इस तरह की बात करूँ। तो इसी के साथ जिलिन कहता है कि सीनियर सिस्टर आप शायद गलत समझ रही है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना, हो सकता है कि ज़ूफेन के मरने के बाद कोई उसका बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा हो, कोई यहाँ पर उसका बदला लेने के लिए इन सभी सेक्टर्स को बर्बाद कर रहा हो, एक एक करके उसने तीनों सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा तुम लोगों को कोई पॉसिबल रीजन समझ आती है क्या, तुम्हें लगता है कि कोई यहाँ पर ऐसा कर सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ज़ूफेन ही खुद आकर ये कर सकता है, या फिर ज़ूफेन का कोई ऐसा साथी जो कि उसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग खामोश हो जाते हैं, और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि ये बात तो वाकई में सच है कि ज़ूफेन की मौत जो थी वाकई में एक बहुत ही बड़ा हादसा थी। ज़ूफेन के हादसे में, यानी ज़ूफेन जिस हादसे में मरा था उसमें यहाँ पर 3 सेक्टर्स शामिल थे। हमें यहाँ पर इस बारे में पता चला, लेकिन हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम लोग अमन शांति चाहते थे, वरना यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट हो जाती। लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर का क्या, बीस्ट टेमिंग सेक्टर ओपनली सब में शामिल नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं। तो ब्लैक बियर्ड उन लोगों से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग इस बात को भी अपनी जहन में रख लेते हैं। अगर हम लोग इस बात की पॉसिबिलिटी को माने कि कोई रिवेंज ले रहा है, कोई बदला ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उनका अगला टारगेट हीवन ट्रेलिंग सेक्टर वाले होने वाले हैं। तो हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के बारे में सुनने के बाद व्हाइट मास्टर उनसे कहते हैं लेकिन हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के लोग सेफ हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स के साथ साथ सोल हार्मनी राम के एक्सपर्ट्स भी हैं। इसका मतलब यह है कि वो इतनी आसानी से उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, जो भी है जो यहाँ पर बदला लेने की कोशिश कर रहा है। और तब तक हमें यहाँ पर इसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पर अभी इस जगह से तुम्हारे बीच में से इन्वेस्टिगेशन टीम बनाऊंगा, एक कैल्टर यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड करेगा, और तुम बच्चों में से ही कुछ वॉरियर्स को उनके साथ भेजा जाएगा। एलीट वॉरियर्स की एक टीम जाएगी, जाकर इस मसले को इन्वेस्टिगेट करेगी और पता लगाएगी कि आखिर किसका काम है, किसने यहाँ पर तीनों सेक्टर्स को बर्बाद किया है। तो तुम में से कौन कौन जाना चाहता है। तो हमारी किंग चैंग सबसे पहले आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं जाऊंगी। किंग चैंग कहती है कि मुझे यहाँ पर ज़ूफेन की मौत का बदला लेने
वाले उस शख्स से मिलना है जो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। कम से कम मैं यहाँ पर उसका साथ तो दे ही सकती हूँ। मैं यहाँ पर से सीधा उस बंदे से जाकर मिलना चाहती हूँ जो ज़ूफैन की मौत का बदला ले रहा है। मुझे इस बात से काफी ज्यादा खुशी हुई है, कोई ना कोई तो ऐसा कर रहा है। जब किसी के साथ ही जिलिन सोच रहा था कि चलो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर सिस्टर किंगचैंग जो है उसे यहाँ पर थोड़ा सा सहारा तो मिला कि ज़ूफैन की मौत का कोई बदला ले रहा है। मुझे लगता है कि उसका भी यही मकसद था, वो स्ट्रॉन्ग बनने के बाद बदला लेने के बारे में भी सोच रही थी। और साथ ही वो कहता है कि ब्रदर ज़ूफैन मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बताया। यहाँ पर अगर ये खुद खैस कर लेती है तो वो अलग बात है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के बाहर का दिखाया जाता है। ज़ूफैन वहां पहुंच जाता है तो वो पानी के ऊपर खड़ा होता है, वहीं पर सामने बैरियर के ऊपर उंगली लगाता है, कहता है देखो तो जरा यहाँ पर इनका बैरियर चेक करो। इनका बैरियर हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बैरियर से काफी ज्यादा अलग है। और इसी के साथ ही ज़ूफैन अपनी ब्लैक फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, बैरियर टूट जाता है और वो अंदर आ जाता है। तो हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के डिसाइपल्स चिल्लाकर कहते हैं कौन है वहां पर, किसने हमारे बैरियर को तोड़ा है, और साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं अटैक हो गया, दुश्मन ने अटैक कर दिया। तो ज़ूफैन अंदर आने के बाद कहता है कि मैंने तो सुना था कि हीवन ट्रेलिंग सेक्टर मिडिल 3 सेक्टर्स में शामिल है और साथ ही तुम्हारे पास बहुत सारे सोल हार्मोनी राम के एक्सपर्ट्स भी हैं। तो फिर यहाँ पर मुझे रेडियन स्टेज के चूजे क्यों दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे इथीरियल स्टेज के मास्टर्स कहां पर है, कहीं ऐसा नहीं है कि वो सभी लोग मेरे आने से पहले मर चुके हैं। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक इथीरियल स्टेज का मास्टर निकल कर आता है जो कि इस सेक्टर का यंग मास्टर कॉन्ग रेन होता है। तो कॉन्ग रेन वहां पर आते ही कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के अंदर बैरियर को तोड़कर एंटर हुआ है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आने के बाद ये कह रहे हो कि हमारे इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स मर चुके हैं। क्या मैं हूं ना, मैं जहां पर इथीरियल स्टेज में हूं और मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, मैं अकेले यहाँ पर काफी हूं, क्योंकि डबल ड्रैगन मैनर में मैंने अपने सेक्टर का नाम रोशन किया था और वहां पर से हम लोग जीत कर वापस आए थे और जहां पर तुम मेरे हाथ से मरोगे। तो सभी डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर कॉन्ग रेन को देखने के बाद उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अब जबकि सीनियर ब्रदर कॉन्ग रेन जहां पर हैं तो यंग मास्टर कॉन्ग रेन के जहां पर होते हुए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्ग रेन खुद ही जहां पर अकेले इस लड़के को संभाल लेंगे, ये बंदा जो भी है यहाँ पर इनके हाथ से मरेगा। तो कॉन्ग रेन कहता है कि अब बताओ कि तुम कौन हो, जबकि ज़ूफैन जो होता है आगे ससना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर इस बंदे को देखो, तुमने यहाँ पर अपने जूनियर डिसाइपल्स को गलत बातें आकर बताई हैं जो लोग डबल ड्रैगन मैनर में थे नहीं, लेकिन मैं तो वहां पर था और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मैंने सब कुछ देखा था वहां पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बस अपने बारे में भड़ाई मारने की आदत हो चुकी है, इसी वजह से तुम अपने जूनियर ब्रदर्स को गलत झूठ बता रहे हो। कॉन्ग रेन उसकी बातें सुनने के बाद घबरा जाता है और कहता है कि तुम हो कौन। तुम्हारा ज़ूफैन जो होता है अपने सर से कंटोप उतारता है और उसे कहता है कि मैं हूं कौन, जरा देखो तो सही मैं कौन हूं, क्या तुम्हें यहाँ पर अब कुछ याद आया कि मैं कौन हूं। तो यंग मास्टर कॉन्ग रेन तुम कैसे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी तशरीफ अभी भी दर्द कर रही है। तो कॉन्ग रेन जैसे यहाँ पर उसका चेहरा देखता है वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि ज़ूफैन तुम मरे नहीं, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 744 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा ज़ूफैन हीवन ट्रेलिंग सेक्टर को भी बर्बाद कर देगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ ज़ूफैन जो होता है वो हीवन ट्रेलिंग सेक्टर में पहुंच जाता है। वहां पर सबसे पहले उसका सामना कॉन्ग रेन के साथ होता है। वो कॉन्ग रेन से कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर सभी के सामने तो अपनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में तुमने क्या किया, क्या तुमने ये नहीं बताया कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमारे लोगों ने तुम्हारी तशरीफ के साथ क्या किया था। मुझे लगता है कि तुम्हारी तशरीफ अभी भी दर्द करती होगी। और इसी के साथ ही वहाँ ज़ूफैन उसे कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह से केयर फ्री घूम रहे हो, इतने मजे के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हो और मुझे यहाँ पर मार दिया गया, मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया गया, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को इतनी आसानी से एंजॉय करने दे सकता हूँ। ये समझो कि मैं मर चुका हूँ और तुम सभी लोगों को भी अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तो कॉन्ग रेन कहता है कि ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, डीमन पर्जिंग सेक्टर के लोगों ने तो इस लड़के को मार डाला था, फिर ये लड़का यहाँ पर क्यों है। तो वहाँ ज़ूफैन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने इस तरह से गेम खेलने के लिए आया हूँ या फिर मैं को मजाक कर रहा हूँ। नहीं, ये समझो कि मैं एक भूत हूँ जो अपना बदला लेने के लिए आया है। तुम सभी लोगों ने मिलकर मेरे मास्टर को मार डाला तो मैं यहाँ पर तुम सभी को मार डालूंगा। जबकि कॉन्ग रेन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बस यहाँ पर हमारे सामने इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम हीवन ट्रेलिंग सेक्टर को हरा सको, क्योंकि तुमने यहाँ पर अभी हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के असल पावर देख ही कहा है। हमारे पास बहुत सारे हार्मोनी राम के मास्टर्स हैं। और साथ ही कॉन्ग रेन जो होता है अपने साथ उसे कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो और इस लड़के के ऊपर अटैक करो। यहाँ पर यह लड़का इस लायक नहीं है कि मैं खुद आगे बढ़कर इसके ऊपर अटैक करके इसको मार डालूं। इसका मतलब यह है कि तुम सभी को ये काम करना होगा। तो वो सभी के सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये क्या कह रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया।
तो वो सभी डिसाइपल से कहता है कि यंग मास्टर कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, हम सभी लोग तो रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, क्या तुम हमें मरने के लिए वहां पर भेजना चाहते हो? क्योंकि वो एक इथेरियल स्टेज का मास्टर और इथेरियल स्टेज का रेडियंट स्टेज के मास्टर्स का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। तुम अगर चाहते हो कि हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएं तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जबकि कांग्रेस सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ कहीं कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, अटैक क्यों नहीं कर रहे। मैं तो जाकर इस लड़के के ऊपर अटैक नहीं करने वाला, क्योंकि अभी भी यहाँ पर मेरी तशरीफ में दर्द हो रहा है। इन कमीने लोगों ने लास्ट टाइम डबल ड्रैगन गैदरिंग में मुझे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया था, तो पता नहीं मेरे एल्डर्स कहां पर रह गए, फादर और बाकी के सभी एल्डर्स कहां पर हैं। तुम्हारा ज़ुफैन उसे कहता है कि लगता है कि तुम आगे नहीं बढ़ने वाले, तुम तो यहाँ पर अपने आप को कह रहे थे कि तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग के हीरो हो, तो फिर तुम यहाँ पर इन सभी बच्चों को आगे क्यों करना चाहते हो जो लोग यहाँ पर मेरे सामने आते ही मारे जाएंगे। तो हमारा कांग्रेस उनसे कहता है कि ज़ुफैन प्लीज मेरी बात सुनो, हम लोग बात करके इस मसले को हल कर लेते हैं। तुम्हारा ज़ुफैन उसे कहता है कि नहीं, यहाँ पर बात करने लायक कुछ भी नहीं है, मुझे बस तुम सभी लोगों के सर चाहिए। जैसे मैंने बाकी सेक्टर्स को बर्बाद किया वैसे तुम्हारे सेक्टर को भी बर्बाद करने के लिए आया हूं। तुम्हारा ज़ुफैन उसके करीब पहुंच जाता है, जैसे उसे पंच मारने लगता है। इसी के साथ ही उसके फादर मास्टर रैन वहां पर बीच में आ जाते हैं। तो मास्टर रैन बीच में आने के बाद उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, उसे पंच मारते हैं। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, ज़ुफैन घसीटता हुआ काफी दूर पीछे जाता है और मास्टर रैन भी पीछे जाते हैं और उन्हें भी अपने हाथ के अंदर ज़ुफैन की पावर्स महसूस होती हैं। और इसी के साथ ही वहां पर उनके दूसरे एल्डर्स भी पहुंच जाते हैं। तो सोल हार्मनी राम के एल्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं और सभी के आने के बाद मास्टर रैन कहते हैं कि सर आप कौन है जो यहाँ पर आकर हमारे सेक्टर में मेरे ही बेटे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस उसे बताता है कि डैड यही तो ज़ुफैन है, ये ज़ुफैन है। तो डैड उसे कहते हैं क्या वाकई में ये ज़ुफैन है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आया होगा? तो वो कहता है डैड जो बदला लेने के लिए आया है, हम लोगों ने डीमन स्कीमिंग सेक्टर के हाई वेनरेबल जान के साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद ये बदला लेने के लिए आया है। तुम्हारा ज़ुफैन कहता है कि ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं मर चुका हूं, मैं जिंदा हूं, मैं भूत हूं या फिर क्या हूं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि तुम सभी लोग आज मरने वाले, तुम्हारा पूरा सेक्टर आज यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो मास्टर रैन उसे कहता है कि बच्चे हमने सुना कि तुमने बीस्ट टेमिंग सेक्टर, डीमन स्कीमिंग सेक्टर और ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर के साथ क्या किया, लेकिन हमें यहाँ पर उन सेक्टर्स की तरह कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि उनके पास एक भी सोल हार्मनी राम का एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन हमारे पास बहुत सारे सोल हार्मनी राम के एक्सपर्ट्स हैं। इसका मतलब यह है कि हम तो इतनी आसानी से तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाने वाले, ना ही मरने वाले हैं। तुम्हारा ज़ुफैन कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास कितने एल्डर्स हैं या कितने एल्डर्स नहीं हैं, आज मैंने फैसला कर लिया है कि तुम लोग भी मरोगे तो तुम सभी लोग भी मरोगे। जबकि मास्टर रैन उसे कहते हैं कि लड़के इस बार मैं पक्का श्योर करूंगा कि तुम इस बार मरने के बाद सीधा हेल में जाओ और वहां पर से कभी वापस ना आ सको, क्योंकि डीमन पर्चिंग सेक्टर के लोगों ने जिस काम को अधूरा छोड़ दिया उस काम को मैं पूरा करने वाला हूं। तो मां ज़ुफैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ही भरोसा है तो फिर आ जाओ, देख लेते हैं कि कौन किसी यहाँ पर हेल में भेजने वाला है। तो मास्टर रैन बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाते हैं, जाकर उसे पंच मार देते हैं। तो मां ज़ुफैन उसके पंच को ब्लॉक करता है, वो अपनी किलिंग के आर्म को यूज करते हुए पंच को ब्लॉक कर रहा होता है। तो एल्डर उसे कहते हैं देखो तो जरा लड़के, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक मॉन्स्टर हो और आज यहाँ पर अपनी आंखों से देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सोल हार्मनी राम का एक्सपर्ट तुम्हें पंच मार रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बाजू के साथ ही पंच को ब्लॉक कर लिया। इसका मतलब जाके तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी स्ट्रेंथ मॉन्स्ट्रस है, जिसकी वजह से तुमने सोल हार्मनी राम के पंच को ब्लॉक किया, वरना अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान होता तो अभी तक यहाँ पर मर चुका होता। तुम्हारा ज़ुफैन इसी के साथ ही किलिन की आर्म के साथ उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर रैन उसको पंच दे मारते हैं। हमारा ज़ुफैन उस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पंच के साथ हमारा ज़ुफैन काफी दूर पीछे जाकर जंगल में गिरता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसकी वजह से हमारे एक मास्टर रैन के जो साथी होते हैं, उनके जो डिसाइपल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके नाम के नारे लगा रहे होते हैं कि हमारे सेक्टर लीडर ने ज़ुफैन को मार डाला, ज़ुफैन को मार डाला, जो कि एक मॉन्स्टर था। हमारे सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर, उन्होंने सिर्फ एक पंच में जहां पर ज़ुफैन को मार दिया है। जबकि कांग्रेस भी वहां पर चिल्ला कर अपने फादर की तारीफें करवा रहा होता है कि मेरे फादर बहुत ज्यादा महान है, मेरे फादर ने यहाँ पर उस लड़की को मार दिया है। मास्टर रैन खुद भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और सोच रहे होते हैं कि हाँ, मैंने ये कर दिखाया, मैंने ज़ुफैन कमीने को मार डाला है। अब यहाँ पर हमारी एक और टेंशन कम हो गई है, लेकिन उसे क्या पता कि ज़ुफैन इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 745 का एंड हो जाता है। तो आजकल चैप्टर कुछ ज्यादा ही शॉर्ट आ रहे हैं, 3 चैप्टर, लेकिन फिर भी मजा नहीं आता। खैर अब क्या किया जा सकता है, चैप्टर ही छोटे हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, दी बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 746 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर रैन वहां पर एक जबरदस्त पंच मारते हैं, हमारा ज़ुफैन उड़ता हुआ काफी दूर जाकर जंगल में गिरता है। तो इसी के साथ उनके सेक्टर के लोग तो उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं कि हमारे सेक्टर लीडर तो महान है कि पंच में उन्होंने जहां पर ज़ुफैन को मार दिया। तो मास्टर रैन अपने साथियों से कहता है कि तुम में से कोई एल्डर वहां पर जाओ, जाकर उस लड़के की बॉडी को चेक करके आओ, अगर वो जिंदा हुआ तो फिर उसको एक और पंच मारूंगा, लेकिन अगर वो मर गया हुआ तो फिर हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। तो एक एल्डर
उनसे कहता है कि सर हम में से किसी को वहां पर जाकर देखने की क्या जरूरत है, जबकि आपने उसे पंच मारा है। आपके हैवी पंच के बाद क्या आपको लगता है कि वो लड़का जिंदा बचा होगा? और अगर वो जिंदा बचा भी होगा तब भी वो यहाँ पर मरने वाला होगा, यानी कि उसकी तो पहले से एंड हो चुका है। आपका पंच खाने के बाद वो जिंदा कैसे बच सकता है? और इसी के साथ ही सेक्टर लीडर रेन भी वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं। तो एल्डर कहता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जाकर चेक करके आता हूँ, यानी कि एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो लड़का जिंदा हुआ तो फिर उसे मारना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से मैं खुद वहां पर जाता हूँ, जाकर देख कर आता हूँ। तो एल्डर जैसे ही वहां पर जाने लगते हैं तो कांग्रेन आगे बढ़ता और कहता है कि फादर मास्टर प्लीज बात सुने, अगर आप यहाँ पर जाने वाले हैं तो आप ना जाए बल्कि मुझे वहां पर भेजे, मैं जाकर चेक करके आता हूँ। आखिर जंगर जनरेशन के लिए मैं यहाँ पर एक मिसाल बनना चाहता हूँ और जंगर जनरेशन के डिसाइपल्स को वहां पर भेजने का क्या फायदा, जबकि अगर ज़ूफेन जिंदा हुआ तो उनके लिए वो खतरा बन सकता है, उन सभी को वो जान से मार सकता है। अब जबकि मैं भी यहाँ पर एथेरियल स्टेज में पहुंच चुका हूं तो मैं वहां पर जाकर चेक करके आता हूं। मैं अपने जूनियर ब्रदर्स की बहुत ज्यादा परवाह करता हूं, इसलिए मैं वहां पर जाकर देख कर आता हूं। एल्डर उसकी बात सुनती उसकी भी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहता है कि सेक्टर मास्टर आपका बेटा बहुत ज्यादा समझदार और एक दिन बहुत ही अच्छा सेक्टर लीडर बनेगा। इसे तो आज ही यहाँ पर अपने सेक्टर के डिसाइपल्स यानी कि अपने जूनियर ब्रदर्स की कितनी परवाह है, इसी वजह से वो खुद यहाँ पर आगे बढ़कर उस खतरे को मोल लेना चाहता है, जाकर ज़ूफेन की डेड बॉडी को कंफर्म करना चाहता है। जबकि मास्टर रेन सोच रहे होता है कि मेरा बेकार बच्चा हालांकि मार्शल आर्ट्स में बेकार है लेकिन इसका दिमाग काफी तेज चलता है, इसे पता है कि कब आगे बढ़ना है कब पीछे हटना है, इसे पता है कि ज़ूफेन मर चुका होगा, ये बस वहां पर जाकर उसे चेक करके आ जाएगा और बदले में इसने यहाँ पर सभी के सामने वाहवाही लूट ली है। तो कांग्रेन जो होता है वो सीधा उस जगह पर पहुंचता है जहां पर ज़ूफेन गिरा था। तो वहां पर पत्थर पड़े होते हैं, पत्थरों के बीच वहां पर कुछ भी नहीं होता। तो वो कहता है कि ज़ूफेन लगता है कि तुम पत्थरों के नीचे दबकर मर चुके हो, आज तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया, तुम लोगों ने मेरी तशरीफ के अंदर स्टिक डाली थी ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, अब यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी सजा मिल चुकी है। मेरे फादर का एक ही पंच खाने के बाद तुम्हारी ये हालत हो चुकी है कि तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, अब मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े कहां से ढूंढूंगा। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर मिट्टी के अंदर से एक हाथ निकलता है, वो ज़ूफेन का होता है। ज़ूफेन उसे मुंह से पकड़ता है और उनसे पकड़ने के बाद वहां पर निकलकर बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तो ज़ूफेन कहता है तो कांग्रेन तुम यहाँ पर बहादुर बनकर मुझे देखने के लिए आए थे, क्या मैं मर गया? तो सेक्टर लीडर चिल्लाकर उसे कहता है कि ज़ूफेन मेरा पंच खाने के बाद तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मैं सोल हार्मनी राम का एक एक्सपर्ट हूँ, यानी इथेरियल स्टेज से ज्यादा पावरफुल हूँ, मैंने तुम्हें पंच मारा था। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पंच से मर सकता हूँ जबकि मैं पहले मर चुका हूँ, यानी एक मरा हुआ इंसान दोबारा कैसे मर सकता है? और इसी के साथ ही मां ज़ूफेन फिर से अपने ड्रैगन को रिलीज करता है और कहता है कि जबकि मेरे पास इस दुनिया की सबसे बेहतरीन हीवनली ड्रैगन सोल है, क्या तुम्हें लगता है कि हीवनली ड्रैगन सोल के सामने यहाँ पर तुम मेरे सामने मुझे मार सकते हो? तो कांग्रेन से कहता है कि हीवनली ड्रैगन सोल चाहे कितनी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन सोल हार्मनी राम के कैल्डर के पंच के सामने वो भी नहीं टिक सकती। फिर तुम यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है, आज तुम्हारी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकती है कि तुमने यहाँ पर मेरे पंच को फेस कर लिया? तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि हाँ मेरे ड्रैगन्स की जो सोल है वो इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वो सोल हार्मनी राम के एक्सपर्ट्स के सामने टिक सके। लेकिन अगर यहाँ पर मेरी हीवनली ड्रैगन सोल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो यानी कि फायर ड्रैगन की फॉर्म में हो तो फिर जरा खुद सोचकर देखो। हमारा ज़ूफेन जो होता है क्योंकि अब उसके पास फायर ड्रैगन की पावर्स भी आ चुकी हैं, तो फायर ड्रैगन की पावर्स के साथ वो अपने ड्रैगन को चेंज करता है, ये उसकी एक और ट्रांसम्यूटेशन होती है, तो उसका ड्रैगन वहां पर फायर ड्रैगन में चेंज हो जाता है। तो ये देखने के बाद सभी लोग गोरबिज़दा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, इस लड़के के पास तो यहाँ पर ड्रैगन की एक और फॉर्म भी है। और सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि ड्रैगन की ओरिजिनल फॉर्म जो है हीवनली ड्रैगन सोल की ओरिजिनल फॉर्म है, तो वो तो वाकई में बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज करती है जिसकी वजह से वो लोग घबरा रहे होते हैं। तो मां ज़ूफेन जो होता है कांग्रेन को मुंह से पकड़कर खड़ा होता है और फादर चिल्लाकर उसे कहता है कि मेरे बेटे को अभी छोड़ो वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तो मां ज़ूफेन इसी के साथ उसके बेटे कांग्रेन को ऊपर हवा में उछाल देता है। जब वो उसे ऊपर हवा में उछालता है तो उसका ड्रैगन पीछे से निकलता है और बड़ा सा फायर ड्रैगन जो होता है अपना मुंह खोलता है और कांग्रेन को वहां पर चबा जाता है। जैसे ही वो कांग्रेन को अपने दांतों में बंद करता है तो उसकी बॉडी के वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो मां ज़ूफेन उसे कहता है कि अब बताओ कि तुम यहाँ पर मेरा क्या उखाड़ लोगे? तो सेक्टर लीडर कहता है कि ज़ूफेन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो गुस्से के साथ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं ताकि मां ज़ूफेन के ऊपर अटैक करके उसे मार सकें। तो उसके करीब पहुंचने के बाद जब वो ज़ूफेन को फिर से पंच मारते हैं तो मां ज़ूफेन जो होता है उनके पंच को ब्लॉक करता है। हालांकि वो काफी दूर तक लुढ़कता हुआ जाता है लेकिन फिर साथ ही मां ज़ूफेन उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है क्योंकि मां ज़ूफेन ने एक बाजू के ऊपर किलिन की पावर को एक्टिवेट किया होता है, दूसरे बाजू के ऊपर उसने ड्रैगन स्केल्स को एक्टिवेट किया होता है। तो मास्टर से कहता है कि तुम इथेरियल स्टेज में हो, फिर तुम यहाँ पर इस पावर को कैसे ब्लॉक कर सकते हो जो सोल हार्मनी राम में है? तो मां ज़ूफेन उसे यहाँ पर कल्टीवेशन के बारे में कुछ बताता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कल्टीवेशन लेवल से कोई फर्क पड़ता है? कल्टीवेशन लेवल तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने आपस में बना लिया कि हम लोग यहाँ पर इनको डिस्टिंग्विश कर सके कि वॉरियर्स किस लेवल पर हैं। हालांकि कल्टीवेशन बेस से अगर तुम यहाँ पर रेडियंट स्टेज में तब भी तुम इतने स्ट्रॉन्गर हो सकते हो अगर तुम्हारी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रॉन्गर है। सेक्टर लीडर रेन उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं होते और कहता है कि नहीं, मैं सोल हार्मनी राम में हूँ।
सोल हार्मनी राम में बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं और तुम इस वक्त सोल हार्मनी राम के एक एक्सपर्ट के सामने हो। तुम्हारा जूफैन कहता है कि तुम्हारी सोल हार्मनी राम भी मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगी, चाहे मैं जहां पर एथेरियल स्टेज में हूं, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी उस लेवल तक पहुंच चुकी है जहां पर मैं सोल हार्मनी लेवल से भी आगे निकल चुका हूं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जहां पर सोल हार्मनी राम एक एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट से कैसे हारने वाली है। तुम्हारा जूफैन जो होता है अपने पंच में वहां पर ड्रैगन की पावर को रिलीज करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच दे मारता है। जैसे ही मां जूफैन उसे पंच मारता है तो सेक्टर लीडर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 746 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मां जूफैन इनके पूरे के पूरे सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जूफैन जो होता है वहां पर मास्टर रैन को एक पंच मारता है और उसी पंच के साथ ही मास्टर रैन जो होते हैं पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये लड़का एथेरियल स्टेज में है और मेरी पावर लेवल इससे काफी ज्यादा है, मैं पूरे एक राम इससे हायर हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का मुझसे स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है। तो मास्टर जूफैन सामने से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर पहुंचने के बाद सेक्टर लीडर को एक जबरदस्त पंच मारता है। ये पंच जो होता है इतना पावरफुल होता है कि सेक्टर लीडर जो होता है ग्राउंड के अंदर आकर दंस जाते हैं और मास्टर जूफैन जो होता है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था, नीचे का सारा ग्राउंड भी वहां पर टूट जाता है। बहुत ही पावरफुल बड़ी एनर्जी बीम दिखाई देती है जो कि दूर से एक पिलर की तरह दिखाई दे रही होती है। सभी एल्डर्स जो होते हैं वहां पर ग्राउंड छोड़कर ऊपर हवा में चले जाते हैं और वहां पर से सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं आज ये लड़का कितना स्ट्रॉन्गर हो सकता है, इतना स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है कि एक ही पंच के साथ उसने हमारे एल्डर को ग्राउंड के ऊपर इस तरह से पटक दिया जैसे कि यहाँ पर ये लड़का सोल फ्यूजन में हो जबकि हमारे एल्डर जो है वो एथेरियल स्टेज में हो। सेक्टर लीडर रैन जो होते हैं वहां पर पंच खाने के बाद जैसे मिट्टी के अंदर से बाहर निकलते हैं तो अपने आसपास देखते हैं कि मां जूफैन वहां पर नहीं होता, तो वो कहते हैं कि वो लड़का कहां पर चला गया। तो मां जूफैन पीछे से निकलता और कहता है कि सेक्टर लीडर रैन मैं तो यहां पर हूं, तुम किसको ढूंढ रहे हो। तो पीछे से निकलने के बाद मां जूफैन वहीं पर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जब उसे पंच मारता है तो सेक्टर लीडर रैन जो होते हैं ऊपर की तरफ उड़ते जाते हैं, वो ऊपर आसमान की तरफ उड़ते हुए जा रहे होते हैं और मां जूफैन फिर से गायब होकर उसके ऊपर पहुंच जाता है और वहीं पर रास्ते में अपने दोनों हाथ जोड़कर उसके सर में एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे एल्डर जो होता है वो सीधे ग्राउंड के ऊपर आकर गिरने वाले हैं। जब वो ग्राउंड की तरफ गिरने वाले होते हैं मां जूफैन नीचे पहुंच जाता है, नीचे पहुंचने के बाद फिर से उसे पंचेस मारता है। तो जूफैन पहले नीचे से ऊपर की तरफ पंच मारता है, ऊपर जाकर नीचे की तरफ पंच मारता है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ पंच मारता है, यानी कि मां जूफैन जो होता है बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। सेक्टर लीडर रैन सोच रहे होता है अगर इस तरह मुझे मार पड़ती रही फिर तो मैं यहाँ पर इस फाइट को इसी तरह से हार जाऊंगा। और इसी के साथ ही सेक्टर लीडर रैन चलाकर कहता है कि तुम सभी बुढ़े खूसट कब तक वहां पर खड़े रहकर ये शो एंजॉय करने वाले हो, क्या तुम लोग अपने सेक्टर लीडर की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़के के ऊपर अटैक करो, मैं अकेला यहाँ पर क्या ही कर पाऊंगा, तुम सभी लोगों को मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। सभी एल्डर्स उसकी बात सुनने के बाद बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे, हम सभी लोग एथेरियल स्टेज में हायर लेवल्स पर हैं, इस लड़के से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। और जैसे वो लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं मां जूफैन जो होता है सभी एल्डर्स की तरफ आगे भागता है। तो वो एल्डर्स कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, इतने सारे एथेरियल स्टेज के एल्डर्स की तरफ तुम आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, या तो तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे हो इसी वजह से तुम यहाँ पर आगे की तरफ लपक रहे हो, या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम हमारे पर अटैक करने के लिए इस तरह से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा जूफैन जो होता है वहीं पर से अपनी स्वर्ड निकालता है और उन सभी के पास स्लैश लगाता है, सिर्फ एक ही स्वर्ड की स्लैश के साथ मां जूफैन उन सभी को काट देता है और वो सभी के सभी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। इस बात से मास्टर रैन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है कि ये हुआ क्या, मुझे समझ ही नहीं आई कि उसने यहाँ पर सिर्फ एक ही स्वर्ड स्लैश के साथ इतने सारे एल्डर्स को कैसे खत्म कर दिया। इतने सारे सोल हार्मनी राम के एल्डर्स और एथेरियल स्टेज के एल्डर्स को सिर्फ एक स्ट्राइक में अगर उसने मार दिया है तो फिर मेरे बचने के चांसेस तो बिल्कुल जीरो हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर उनमें से कुछ एल्डर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं था। इसका मतलब यह है कि यह लड़का अभी तक मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ खेल रहा था, ये मुझे टॉर्चर कर रहा था। तो मां जूफैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से मार दूंगा, नहीं मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारने वाला, क्योंकि तुमने मेरे सेक्टर के साथ जो कुछ भी किया, मेरे सेक्टर मास्टर यान के साथ जो कुछ भी किया उसका तुम्हें खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर तुम्हें अभी तक इसलिए बचा कर रखा हुआ है, अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, अब तुम यहाँ पर मरोगे लेकिन तुम्हें यहाँ पर बड़े आराम से प्यार से मारूंगा। तो जूफैन बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है जबकि सेक्टर लीडर भाग रहे होते हैं और कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम पहले मेरे बेटे को मार चुके हो। तो मां जूफैन उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। तो सेक्टर लीडर रैन सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि अब मेरा अंत आ चुका है, क्योंकि फाइनली मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, ये लड़का मुझे नहीं छोड़ेगा, लगता है कि मैंने किसी लिटिल मॉन्स्टर को छेड़ दिया, किसी मॉन्स्टर के साथ पंगा ले लिया है। तो मां जूफैन जो होता है जब उसका पीछा कर रहा था इतनी देर में वहां पर उसके ऊपर अटैक होता है। तो मां जूफैन जल्दी से साइड के ऊपर हटता है और साइड के ऊपर देखता है किसने अटैक किया। तो वहां पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम के साथ जूफैन के ऊपर
अटैक हुआ था। जूफैन नीचे ग्राउंड की तरफ देखता है तो ग्राउंड के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्लैश लग चुकी होती है, यानी कि इतना बड़ा कट होता है कि जूफैन खुद भी देखकर काफी हैरान होता है। तो मास्टर रेन जो होते हैं वो सेक्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाई वेनरेबल, आप यहाँ पर आ ही गए, आप अपनी सर्कुलेशन से निकलकर क्या मुझे बचाने के लिए आए हैं? तो हाई वेनरेबल उससे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर सर्कुलेशन को छोड़कर आना ही था, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तुम बेवकूफ कहीं कि अपने साथ साथ पूरे के पूरे सेक्टर को तबाह करवा चुके होते, तुम पहले यहाँ पर इतने एल्डर्स को मरवा चुके हो और अब यहाँ पर तुम खुद भी मरने वाले थे। तो मां जूफैन कहता है तो इसका मतलब यह है कि फाइनली बिग बॉस आ चुका है और अब यहाँ पर फाइट करने का मजा आएगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 747 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जूफैन यहाँ पर इस एल्डर से किस तरह से निपटने वाला है जिस एल्डर ने मास्टर जान की जान ली थी। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां जूफैन जो होता है जैसे सेक्टर लीडर रेन को मारने लगता है तो वहां पर हाई वेनरेबल पहुंच जाते हैं। तो हाई वेनरेबल के आने के साथ ही वहां पर कुछ बुढ़े एल्डर्स भी पहुंच जाते हैं और आकर सेक्टर लीडर रेन से कहते हैं कि सेक्टर लीडर रेन क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं? ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, वो लड़का तो आपको मार ही डालता है। जबकि मास्टर रेन सोच रहे होते हैं कि बेवकूफ बुढ़े, पहले यहाँ पर डर के मारे साइड के ऊपर खड़े रहे जब मैं मार खा रहा था और अब देखो जब यहाँ पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई है, जब हमारे हाई वेनरेबल आ गया तो सभी लोग भागते हुए आकर चापलूसी करना शुरू कर दी है। तो दूसरी तरफ हाई वेनरेबल जो होते हैं हमारे जूफैन से कहते हैं कि सर क्या आप यहाँ पर अपने बारे में बताना चाहेंगे कि आप कौन है और यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, आप मेरे सेक्टर को बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं? हम लोगों से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी सजा देने के लिए आप पर्सनली यहाँ पर आए हैं। तो हमारा जूफैन उसे कहता है कि तुम क्या वही मास्टर हो जिसके बारे में कहा जाता है कि वंस वर ट्रेवर्सिंग द हेवन, क्या तुम वही मास्टर हो? मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर 3 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक हो जो कि तलवारबाजी की टेक्निक में माहिर है। तो मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कौन और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मेरा नाम जूफैन है और जिस मास्टर जान को डीमन स्कीमिंग सेक्टर में जाकर तुमने मार डाला था मैं उस मास्टर का डिसाइपल हूँ और यहाँ पर मास्टर के लिए ही आया हूँ। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है तो अब मुझे समझ आई कि तुम कौन हो। मास्टर जान ने मरते वक्त यहाँ पर मेरे सामने एक डिसाइपल के बारे में बात की थी और साथ ही वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड भी था, यानी उसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा फकर था। मैं इस बात से काफी हैरान हुआ था क्योंकि उसका डिसाइपल जी वूजा कभी हुआ करता था और जी वूजा तो एक घटिया इंसान है जिसने खुद यहाँ पर उसे मारने में साजिश की थी। लेकिन जब उसने तुम्हारे बारे में बातें की तो ये बातें सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ था क्योंकि वो खुद यहाँ पर तुम्हारी तारीफें कर रहा था और मैं इस बात से इस लिए हैरान हो रहा था कि मास्टर जान जैसा इंसान जो कि हमेशा से ट्रू डाउ को ही फॉलो करता रहा है वो किसी अपने डिसाइपल की इतनी तारीफें क्यों कर रहा है। लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि तुम वाकई में यहाँ पर तारीफ के लायक हो। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे दरवाजे तक नहीं पहुंचूंगा अगर तुम मेरे मास्टर को मार डालोगे? अब जबकि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइम किया है तो फिर मैं यहाँ पर उस क्राइम का बदला लेने के लिए आया हूं। जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है तुमने आखिरी ब्लो देकर मास्टर को मारा था, यानी तुमने मेरे मास्टर की जान ली है। इसका मतलब यह है कि आज यहाँ पर मेरे प्राइमरी टारगेट तुम होने वाले हो। तो मास्टर से कहता है क्या यही वजह है कि तुमने यहाँ पर सेक्टर लीडर रेन को जान से नहीं मारा और अभी तक तुम सिर्फ और सिर्फ उसे टॉर्चर कर रहे थे? तो जूफैन कहता है कि हाँ, तुम्हें तुम्हारी बिल से बाहर निकालने के लिए मुझे यहाँ पर सेक्टर लीडर रेन को बचाना पड़ा, उसे अभी तक जिंदा रखना पड़ा। तुम थोड़े से लेट हो गए, अगर तुम जल्दी आते तुम शायद अपने सोल हार्मनी राम के और कुछ एल्डर्स को भी बचा सकते थे जो मेरे हाथ से मारे गए हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर आप अपने मास्टर का बदला लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? तो मां जूफैन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, एक मरते हुए आदमी के सवाल का जवाब देने में क्या ही हर्ज है। ठीक है तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो हाई वेनरेबल जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद कहता है लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुमने खुद से डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ और तुम यहाँ पर जिंदा बचकर जा पाओगे। चलो खैर, यहाँ पर जिस तरह तुम्हारे पास पावर्स हैं, जिस तरह से तुम्हारा पावर लेवल है, मुझे लगता है कि तुम्हें एरोगेंट होना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर जिसको मास्टर जान ने अपनी सारी जिंदगी दे दी, डीमन स्कीमिंग सेक्टर की बुनियाद उन्होंने खुद अपने हाथों से रखी थी, डीमन स्कीमिंग सेक्टर जिससे वो प्यार करते थे, तुमने उस पूरे के पूरे डीमन स्कीमिंग सेक्टर को बर्बाद कर दिया। क्या वो तुम ही थे? तुम्हारा जूफैन कहता है कि हाँ मैं ही था, मैंने डीमन स्कीमिंग सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद किया है। तो एल्डर उसे कहते हैं तो फिर तुम यहाँ पर उसके बदला लेने के लिए क्यों आए हो, जबकि तुमने यहाँ पर उसके चाहने वाले सभी लोगों को मार डाला। डीमन स्कीमिंग सेक्टर उसका घर था और तुमने उसके घर को बर्बाद कर दिया और फिर तुम यहाँ पर ये कहते हो कि तुम अपने मास्टर का बदला लेने के लिए आए हो। मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक्सप्लेनेशन कोई जज नहीं रही, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आई। तुम्हारा जूफैन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता और कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अपनी मास्टर की मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ? मास्टर मर चुके हैं और मेरे बदला लेने से मास्टर कोई वापस तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं अपनी रीजंस की वजह से आया हूँ, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आया हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मास्टर के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि जिन लोगों
शंकु ने मास्टर की जान ली है, मैं उन सभी लोगों को मार डालूं। रही बात यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर की, तो डीमन स्कीमिंग सेक्टर से मेरा कोई लगाव नहीं है। मास्टर ने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत लगाकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर को बनाया था, लेकिन मैंने तो नहीं बनाया। मेरा तो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के साथ सिर्फ इतना ही लेना देना था कि वहां पर मेरे मास्टर रहते थे। मैंने मास्टर से कहा भी था कि जब तक आप डीमन स्कीमिंग सेक्टर में रहेंगे तब तक मैं इसे अपना घर समझूंगा और इसे घर की तरह ही ट्रीट करूंगा, लेकिन जिस दिन आप डीमन स्कीमिंग सेक्टर को छोड़ देंगे उस दिन ये मेरे लिए घर नहीं रहेगा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर रह जाएगा। और अगर मैंने डीमन स्कीमिंग सेक्टर को बर्बाद कर दिया जहां पर मेरी फैमिली नहीं थी, तो फिर मुझे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और अब जहां पर मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आया हूं, क्योंकि मास्टर अपनी मार्शल आर्ट्स को फॉलो कर रहे थे, मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को फॉलो कर रहा हूं। मेरे पास अपनी वजह है ये करने की और मास्टर के पास अपनी वजह थी हर किसी से प्यार करने की। ग्रेट एल्डर, क्या अब तुम्हें समझ आ रही है कि मैं जहां पर तुम सभी लोगों को मारने के लिए क्यों आया हूं? तो ये बात सुनने के बाद ग्रेट एल्डर जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि मास्टर जान ने मरने से पहले कहा था कि जी वूजा तुम अपनी इस गलती की वजह से पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दोगे, और ये बात वाकई में सच निकली। उनके डिसाइपल ने उनके पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दिया। तो हाई वेनरेबल वहीं पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि लड़के तुम्हारी बातें मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। आज फाइनली मुझे इस बात का आइडिया हो गया है कि हमेशा स्टूडेंट्स अपने मास्टर से आगे निकल जाते हैं, और आज यहाँ पर मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि तुम अपने मास्टर से वाकई में आगे निकल चुके हो। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक बात बता दूं कि तुम यहाँ पर जिस भी मकसद के लिए आए हो, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे हाई वेनरेबल जो थे यानी मास्टर जान जो थे वो अपने सेक्टर की परवाह करते थे, वैसी मैं अपने सेक्टर की बहुत ज्यादा परवाह करता हूं। और अपने सेक्टर के लिए मुझे यहां पर आज तुम्हें मारना होगा, क्योंकि तुमने मेरे सेक्टर के अंदर आकर बहुत ज्यादा खून खराबा किया है, जिसकी वजह से अब तुम्हें यहां पर इसका हिसाब देना पड़ेगा। मेरा यहां पर ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम्हारे पर तरस खा के तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, क्योंकि मैं यहां पर अपनी डाव को फॉलो करता हूं, तुम अपनी डाव को फॉलो करते हो। और ना ही मैं तुम्हारे पर इस तरह से कोई तरस खाने वाला हूं कि तुम अभी एक जूनियर हो और मैं जूनियर, या फिर किसी बुढ़े मास्टर के आखिरी डिसाइपल हो जो अपना बदला लेने के लिए इमोशनल होकर जहां पर आए और मैं तुम्हारे पर तरस खा के कम पावर को यूज करूंगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब जबकि तुम सेक्टर के अंदर घुस चुके हो, जहां पर आकर हमारे एल्डर्स को मार चुके हो, तो फिर जहां पर मैं अपनी फुल पावर्स के साथ ही तुम्हारे पर अटैक करूंगा। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि बुढ़े आदमी बकवास बंद करो, जल्दी से अटैक करो। तो इसी के साथ ही हाई वेनरेबल अपनी सोल स्पिरिट को रिलीज करते हैं, और उनकी स्पिरिट जो होती है एक बड़ी सी स्वर्ड होती है। जैसे ही वो अपने ऑरा को रिलीज करते हैं, ज़ूफेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ज़ूफेन कहता है ये क्या हो रहा है? अभी इस बंदे ने यहाँ पर अपनी स्पिरिट को एक्टिवेट भी नहीं किया और ना ही यहाँ पर अपनी तलवार को एक्टिवेट किया है, यानी अपनी जो वेपन है उसको निकाला भी नहीं, और मेरे ऊपर प्रेशर क्यों पड़ रहा है? लगता है कि ये यहाँ पर 3 गार्डियन सेक्टर्स का लीडर होने के लायक है, यानी कि यहाँ पर जितने भी गार्डियंस हैं उन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और इसका मतलब यह है कि ये वाकई में ग्रेटेस्ट तलवारबाज होने के भी लायक है। दूसरी तरफ उसके सेक्टर के एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहता है कि अब यहाँ पर यह लड़का एक ही ब्लो में मरने वाला है, क्योंकि हमारे हाई वेनरेबल भी सोल हार्मनी राम में है, और जो बाकी के सोल हार्मनी राम के एल्डर से बहुत ज्यादा अलग हैं। और इसी के साथ ही एल्डर वहां पर वन स्वर्ड ट्रैवर्सिंग द हीवन स्लैश टेक्निक को यूज करते हुए उस तलवार को ज़ूफेन के ऊपर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 748 का एंड हो जाता है, और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे स्वर्ड मास्टर जो होते हैं वो अपनी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को रिलीज करते हैं, जिसमें वन स्वर्ड को रिलीज करते हैं। तो हमारा ज़ूफेन जो होता है स्वर्ड को पंच मारने के लिए तैयार होता है। जैसे हमारा ज़ूफेन उस बड़ी सी तलवार के साथ अपने पंच को टकराता है, तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। दोनों की पावर लेवल्स के आपस में टकराने की वजह से बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव निकलती है। एनर्जी वेव इतनी पावरफुल होती है कि सेक्टर लीडर तेजी के साथ पीछे की तरफ भागते हैं और अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग वहां से भागो, सभी लोग भागो। सिर्फ एथीरियल स्टेज के लोग ही इस अटैक को बर्दाश्त कर पाएंगे, और जितने भी रेडियंट स्टेज वाले हैं वो सारे मारे जाएंगे। तो सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स पीछे भागने की कोशिश करते हैं, उनमें से काफी सारे डिसाइपल्स जो होते हैं उस एनर्जी वेव के साथ हिट होते हैं और वो सारे के सारे मर जाते हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि उनकी काफी सारी बिल्डिंग्स और उनके सेक्टर के मेन हाउसेस जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो सेक्टर लीडर से एक एल्डर कहता है कि सेक्टर लीडर हमारा सेक्टर तो बर्बाद हो गया। तो सेक्टर लीडर सोच रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। हमें अगर पहले से पता होता कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो हम लोग कभी भी यहाँ पर इस लड़के के ऊपर अटैक करते ही नहीं। हाई वेनरेबल इस वक्त सोल हार्मनी राम में, लेकिन इसके बावजूद वो भी इस लड़के के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। बस उम्मीद करते हैं कि वो इस फाइट को जीत जाए, क्योंकि अभी तो यहाँ पर फाइट की शुरुआत हुई है। ये लड़का इथीरियल स्टेज में रहते हुए सोल हार्मनी राम के कैल्डर के अटैक को ब्लॉक कर सकता है। तो वहां ज़ूफेन जो होता है वहां पर अपने हाथ को सामने करते हुए उस तलवार को ब्लॉक कर रहा होता है और उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तो हाई वेनरेबल उसे कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा बेहतर हो, लेकिन खैर तुम यहाँ पर इतने बेहतर नहीं हो कि तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर सको। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास जो स्पेशल टेक्निक है, इस टेक्निक को पावर कहां से मिलती है? इसे डायरेक्टली हीवन एंड अर्थ से पावर मिलती है। चाहे तुम यहाँ
यहाँ पर कितना ही जोर क्यों ना लगा लो, लेकिन तुम हीवन एंड अर्थ की पावर को तो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में सबसे रेयर पावर तो यही है, हीवन एंड अर्थ की पावर। इसके अलावा यहाँ पर कौन सी मिस्टिकल पावर हो सकती है जिससे तुम इसको ब्लॉक कर सकते हो। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि आज यहाँ पर जान जिंगैंग इस तरह का डिसाइपल कहां से उठाकर लाया है, इतना ग्रेट और इतना महान डिसाइपल जो कि अभी तक मेरे सामने टिका हुआ है, जिसने अभी तक मेरे अटैक को ब्लॉक कर रखा है। तो जू फैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास हीवन एंड अर्थ की एनर्जी है और यही दुनिया की सबसे बेस्ट एनर्जी है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाता हूं जो शायद तुमने देखा ना हो, क्योंकि तुमने तो सिर्फ इसी दुनिया को देखा है, मैंने यहाँ पर बहुत कुछ देखा है। तो जू फैन इसी के साथ ही डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की सेकंड स्टेज को यूज करता है और साथ ही अपनी सेकंड आई को भी, एपोकलिप्टिक आई को भी यूज करता है। दोनों आईज को एक साथ मर्ज करता है और दोनों के अंदर से वो यहाँ पर अपनी स्पेशल अनाइलेशन बीम को रिलीज करता है। तो जैसे वो अनाइलेशन बीम को रिलीज करते हुए उसकी स्वर्ड के ऊपर अटैक करता है तो उसकी एनर्जी स्वर्ड कमजोर पड़ जाती है और साथ ही जू फैन अपनी किलिन की आर्म के साथ उसकी स्वर्ड के ऊपर जोर लगाता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी उसकी बड़ी सी तलवार के अंदर जाती है, जिसकी वजह से तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और इस बात से हाई वेनरेबल को भी झटका लगता है, पीछे की तरफ गिरते और कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, इस लड़के ने यहाँ पर ये कैसे कर लिया, इसने यहाँ पर मेरी इस बड़ी सी तलवार को, इस एनर्जी तलवार को कैसे शैटर कर दिया है। तो जबकि सेक्टर लीडर चलाकर कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, जू फैन ने ये कैसे किया होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई वेनरेबल ने जिस टेक्निक को यूज किया था वो तो डायरेक्टली ह्यूमन एंड अर्थ से एनर्जी ले रही थी, और इस दुनिया में ह्यूमन एंड अर्थ की सबसे एनर्जी जो है वो सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल एनर्जी है, उसके आगे तो कोई एनर्जी है ही नहीं। तो फिर इस लड़के ने यहाँ पर ऐसे कैसे इस टेक्निक को तोड़ लिया है, क्या इस लड़के का कल्टीवेशन लेवल हाई वेनरेबल के कल्टीवेशन लेवल से ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ दो ही सूरतों में इस टेक्निक को तोड़ा जा सकता है, या तो आपकी एनर्जी ह्यूमन एंड अर्थ से अलग टाइप की एनर्जी होनी चाहिए, उससे ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, या फिर आपका पावर लेवल उस मास्टर से ज्यादा होना चाहिए जो इस पर इसको परफॉर्म कर रहा है। जू फैन हाई वेनरेबल के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हाई वेनरेबल इस बार अपने पास एनर्जी की बहुत सारी स्वर्ड्स बनाकर जू फैन की तरफ फेंकते हैं। तो जू फैन सभी अटैक्स को अवॉइड करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और करीब पहुंचने के बाद जैसे हाई वेनरेबल को वहां पर पंच मारने लगता है तो वेनरेबल वहीं पर से फिर से सेम टेक्निक को रिलीज करते हैं और ये बहुत ही क्लोज रेंज से होता है। जू फैन उनके काफी ज्यादा करीब था तो वहां पर से एल्डर उसे कहता है कि लड़की आप देखता हूं कि तुम कैसे इस टेक्निक को ब्लॉक कर पाते हो, अब जबकि तुम यहाँ पर इतने करीब पहुंच चुके और इतनी क्लोज रेंज से तुम इस अटैक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितना ही क्यों ना भाग लो लेकिन तुम यहाँ पर इसे भाग कर भी नहीं जा पाओगे। इस वक्त बैटलफील्ड के ऊपर सबसे पहले जो भी मौके को गेन करेगा वही इस फाइट को जीतेगा। तो जू फैन जो होता है वहां से भागने की कोशिश करता है, यानी पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो तलवार जो होती है उसका पीछा करती है। तो हाई वेनरेबल सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर इसको पुल ऑफ कर लूंगा, मैं इस लड़के को इसी टेक्निक के साथ, इसी अटैक के साथ बहुत ही बुरी तरह से घायल करने वाला हूँ, लेकिन साथ ही वो देखकर हैरान होता है कि जू फैन वहां पर मुस्कुरा रहा होता है, तो इस बात से वो काफी हैरान हो जाते हैं और कहता है कि हाय ये लड़का यहाँ पर मुस्कुरा क्यों रहा है। तो वो तलवार जो होती है जू फैन की बॉडी के साथ टकराती है और इसी के साथ ही जू फैन की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और तलवार जो होती है उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाती है। हाई वेनरेबल कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, अचानक से वो लड़का मेरी तलवार के साथ टकराने के बाद पैरिश कैसे हो गया, थोड़ी देर पहले इसी टेक्निक को उसने अपने हाथ के साथ ब्लॉक किया था, अपनी मिस्टीरियस एनर्जी के साथ उसने मेरी टेक्निक को पूरी तरह से नॉलिफाई कर दिया और अब यहाँ पर इसी टेक्निक के साथ वो लड़का मारा कैसे गया है, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। जबकि सेक्टर लीडर चलाकर कहता है कि हाई वेनरेबल आप बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आपने उस लड़के को इंस्टेंट में मार डाला, आपने उस लड़के को अपनी टेक्निक के साथ ऐसे मारा है जैसे कि यहाँ पर वो कभी था ही नहीं। तो सभी एल्डर्स भी उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा महान हैं, आप हाई वेनरेबल, आपने यहाँ पर उस लड़के को मार डाला और उस लड़के जिसने हमारे बहुत सारे लोगों की जान ली है। जबकि हाई वेनरेबल सोच रहे होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, वो लड़का इतनी आसानी के साथ कैसे मर सकता है, मुझे यहाँ पर क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ ये बात मानने लायक है कि हो सकता है कि वो लड़का पहली बार उसने किस्मत की वजह से इस अटैक को ब्लॉक कर लिया, दूसरी बार क्लोज रेंज की वजह से वो अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर कुछ अजीब क्यों महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 749 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हायर इनको अजीब महसूस क्यों हो रहा है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हाई वेनरेबल जो होता है वो सोच रहे होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इतनी आसानी के साथ मर सकता है, वो लड़का अभी भी यहीं पर कहीं पर छुपा हो सकता है। जबकि उसके सेक्टर लीडर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होता है कि आपने वाकई में उस लड़के को मार डाला, मुझे लगता है कि आप हमारे सेक्टर के हाई वेनरेबल होने के लायक हैं, आपको तो यहाँ पर हाई वेनरेबल से भी ऊपर की पोजीशन देनी चाहिए। जबकि हाई वेनरेबल चलाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं यहाँ पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम सभी लोग यहाँ पर मेरा ध्यान भटका रहे हो। और इतनी देर में जितनी देर में वो उसके साथ बात कर रहे होते हैं जू फैन साइड के ऊपर से निकल आता है, तो हाई वेनरेबल पीछे की तरफ घूमकर फिर से वहां पर अपनी वन स्वर्ड पाथ को यूज करने लगते हैं ताकि वो सेम टेक्निक को यूज कर सके। जैसे ही वो अपनी दो उंगलियों को सामने की तरफ करते हुए टेक्निक को रिलीज करने लगते हैं, जू फैन अपनी तलवार के साथ उसकी उंगलियां काट देता है। तो वहां जू फैन उसे कहता है कि तुमने जहां पर अपना ध्यान भटका दिया, मैं यही तो चाहता था कि तुम जहां पर अपना ध्यान भटकाओ। और साथ उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्लैश लगती है, यानी कि उसकी उंगलियों के साथ साथ उसकी बॉडी के ऊपर भी स्लैश लगाता है। तो हाई वेनरेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा
कट लगता है जिसकी वजह से उनकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो कहते हैं कि ये क्या, ये तो वोल्टिंग स्वर्ड है। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है क्या तुम इस तलवार के बारे में जानते हो? अब जबकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ, हाँ ये वोल्टिंग स्वर्ड है। तो उसे कहता है कि मैं इस तलवार को पहचानता हूँ। तभी मैं भी यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग का हिस्सा हुआ करता था। डबल ड्रैगन मैनर में इस तलवार को मैंने एक बार सिर्फ अपनी जिंदगी में देखा था और उसके बाद से मैं इस तलवार की शेप की वजह से इसको पहचानता हूँ। हालांकि इस तलवार की औरा को मैं भूल चुका हूँ, लेकिन इस तलवार की जो शेप है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। इस तरह की इस दुनिया में कोई भी दूसरी तलवार नहीं है, इसी वजह से मैंने इसे देखते पहचान लिया। और इस तलवार का मुकाबला कर पाना मेरे बस की बात थी ही नहीं। अगर शुरुआत से तुम इस तलवार को निकाल देते तो मैं उसी वक्त हार मान लेता। लेकिन खैर, अब जबकि यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ तो फिर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम्हारे मास्टर और मेरे बीच में यहाँ पर एक ऐसी बात है जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। हम दोनों ने यहाँ पर एक ही फैसला किया था कि हम दोनों का अंत एक दूसरे की जान लेने पर ही होगा। ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स, तुम्हारी पावर्स और तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारा एक्सपीरियंस सब कुछ मुझसे ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह की चालबाजी को यूज नहीं करता तो फिर मैं कभी तुमसे जीत नहीं पाता, मैं यहाँ पर हार चुका होता। लेकिन अब जबकि तुमने मेरे मास्टर की जान ली है तो फिर तब मुझे अपने मास्टर का बदला तो लेना ही था। जब किसी के साथ ही उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे पुराने दोस्त यानी कि तुम्हारा मास्टर जो था, मास्टर जान, वो मेरा पुराना दोस्त था। हमारे बीच में यहाँ पर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से हम दोनों को एक दूसरे के साथ फाइट करके एंड के ऊपर एक दूसरे की जान लेना थी और बस मैंने उसे मार डाला और वो मर गया और मैं जिंदा हूँ। बस यही हमारी कहानी है। इसलिए तुम यहाँ पर मुझे इसके लिए नफरत नहीं कर सकते कि वो मेरे हाथ से मारा गया, क्योंकि उस इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि वो मेरे हाथ से मार रहा है। लेकिन क्या तुम यहाँ पर मेरे मरने से पहले मुझे ये बात बता सकते हो कि यार तुम वहां पर मेरी तलवार के साथ हिट होने के बाद गायब कहां पर हो गए थे? तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि वो भी मेरे बहुत सारे स्किल्स में से एक स्किल है। मैंने अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए एक सब स्पेस क्रिएट की। जैसे तुम्हारी तलवार मेरी बॉडी के साथ टकराई तो मैंने वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट करके अपने आप को स्पेस के अंदर हाइड कर लिया और जैसे तुम सेक्टर लीडर से बात कर रहे थे तुम्हारा ध्यान भटका, मैंने उसी समय वहां से निकलकर अपनी स्पेस के अंदर से निकलकर तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया है। तो हाई वेनरेबल उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि मैंने आज से पहले इस दुनिया में इस तरह के स्किल्स को नहीं देखा और ना ही मैंने यहाँ पर मास्टर जान को इस तरह के स्किल्स को यूज करते हुए देखा, क्योंकि अगर मेरा पुराना दोस्त इन स्किल्स को यूज कर सकता तो उसने कब कब मुझे हरा दिया होता। अगर वो तुम्हारा मास्टर है तो फिर बताओ कि तुम्हारे पास ये स्किल्स कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये स्किल्स जो है ये तुम्हारे मास्टर के तो हैं ही नहीं और तुम उसके ट्रू डिसाइपल भी नहीं हो। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि एल्डर जान मेरे मास्टर थे, वो सिर्फ मेरे मास्टर थे डाओ में, ताकि वो मुझे मार्शल आर्ट्स के बारे में यानी कल्टीवेशन के बारे में मुझे नॉलेज दे सकें और मैंने उनको अपना मास्टर मान लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा ट्रू मास्टर है। मेरे ट्रू मास्टर जिन्होंने यहाँ पर मुझे ये सारी की सारी टेक्निक्स दी जिनकी वजह से मुझे ये सारी स्ट्रेंज टेक्निक्स आती हैं, वो एक ऐसे इंसान है जो इतने पावरफुल है कि तुम सभी लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। मुझे उनके बारे में नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ पर है, वो जिंदा भी है या फिर नहीं है, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर चाहे दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्गर इंसान उसके सामने खड़ा हो जाए वो उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि वो जेनेसिस स्टेज में पहुंच चुके हूं। तुझे बात सुनने के बाद हाई वेनरेबल कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? आज सेंट्रल एरिया में इतना पावरफुल कौन हो सकता है? क्या वो इनविंसिबल स्वर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं? तो हमारा ज़ूफेन कहता है कि इनविंसिबल स्वर्ड, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सेंट्रल प्लेन्स का इनविंसिबल स्वर्ड मास्टर जो है वो मेरे मास्टर के सामने टिक पाएगा? अगर वो यहाँ पर मेरे मास्टर के सामने आ जाए, मेरे मास्टर उसको मार भी डालें, तब भी मेरे मास्टर इस बारे में बिल्कुल फख्र महसूस नहीं करेंगे कि उन्होंने किसी इनविंसिबल स्वर्ड को मारा है। ये बात सुनते ही हाई वेनरेबल कहते हैं तो फिर ये तो पहले से ही तय था, अगर हम लोग यहाँ पर गलती से तुम्हें मार भी डालते तब भी तुम्हारा वो मास्टर जो कि इस वक्त कहीं छुपा हुआ है या जहां पर भी है वो तुम्हारा बदला लेने के लिए आता और पूरे के पूरे सेंट्रल प्लेन्स को तबाह कर देता। यानी कि हमारी मौत तो लिखी जा चुकी थी। और इसी के साथ ही हाई वेनरेबल ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। तो इसी के साथ ही हाई वेनरेबल ऊपर से नीचे गिरते और गिरते मर जाते हैं। तो हमारा ज़ूफेन कहता है कि अब जबकि यहाँ पर ये सेटल हो चुका है तो अब यहाँ पर बाकी के लोगों को भी ठिकाने लगाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि तुम सभी लोगों ने भी यहाँ पर मेरी मौत में अपना हिस्सा डाला था, तो तुम सभी लोगों को भी अब यहाँ पर मरना होगा। तो यहीं पर से अब नेक्स्ट सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। ये सीन लू फैमिली का होता है, जहां पर हमारी सिस्टर चूचू अपने साथ साथ उन दो ब्रदर्स को लेकर आई होती है और वो लोग वहां पर आकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आसपास के एरिया में गए होते हैं। सबसे पहले वो वहां पर गए होते हैं बीस्ट टेमिंग सेक्टर में और उसके बाद ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर में और उसके बाद डीमन स्कीमिंग सेक्टर में और उसके बाद अब यहाँ पर लू फैमिली में आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद माँ ज़ूफेन कहता है तो आप यहाँ पर हमारे मेहमान बनकर आए और साथ ही आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपका पूरा साथ
देंगे। जब किसी के साथ ही हमारा सीनियर ब्रदर जो होता है उनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कॉर्टेसी की जरूरत नहीं, हम लोग तो बस यहाँ पर कुछ सवाल पूछेंगे और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग तुमसे सवाल पूछने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग जिस सेक्टर में गए थे तीनों सेक्टर्स में कोई एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा जिससे हम लोग सवाल पूछ सकें। तो तुम लोग यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फैक्शन हो और इन तीनों सेक्टर्स के काफी करीब भी हो, इसी वजह से तुम लोगों से सवाल पूछने के लिए आए हैं। तो हमारे मास्टर जो होते हैं, मास्टर ली पीछे खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हमारे पर शक है कि आप सब कुछ हमने किया है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा छोटा लिनहाई हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पर शक करेंगे? हमारा दिमाग तो नहीं खराब कि हम तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों के ऊपर शक करेंगे कि तुम्हारे जैसे कमजोर लोग पूरे के पूरे सेक्टर को वाइप आउट कर सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं और हमारी सिस्टर चूचू कहती है कि बस करो, तुम यहाँ पर इनका मजाक नहीं उड़ा सकते, हम लोग बस यहाँ पर कुछ बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए आए हैं। हम लोग जू फैन के मास्टर के बारे में जानने के लिए आए हैं क्योंकि जू फैन मर चुका है। तो जू फैन के मरने के बाद सिर्फ एक इंसान उसकी मौत का बदला ले सकता है और वो जू फैन का मास्टर हो सकता है। अगर जू फैन इतना स्ट्रॉन्गर है तो फिर उसका मास्टर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक मॉन्स्टर होगा जो कि अब यहाँ पर पूरे के पूरे सेक्टर्स को बर्बाद कर रहा है। तो मास्टर ली उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर जू फैन के मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि मास्टर जान को उसने अपना मास्टर बनाया था, लेकिन उसका ओरिजिन जो है वो तो यहाँ पर से है, लू फैमिली से है, उसकी शुरुआत लू फैमिली से हुई थी। तो शायद लू फैमिली के लोगों को उसके मास्टर के बारे में पता हो कि उसका ट्रू मास्टर कौन है। तो अब सभी लोगों की नजरें युनहाई की तरफ होती है कि क्या युनहाई यहाँ पर हमारे जू फैन के ट्रू मास्टर के बारे में कुछ जानता है या नहीं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 750 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 751 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर वू, जीलिन और हमारी सिस्टर चूचू वो तीनों ही लू फैमिली में जाते हैं और जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जू फैन के मास्टर के बारे में। तो जब वो लोग वहां पर हमारे जुनहाई की तरफ देख रहे होते हैं कि जुनहाई को शायद यहाँ पर हमारे जू फैन के मास्टर के बारे में कुछ पता होगा, तो जुनहाई उनसे कहता है कि ब्रदर्स मेरे लोगों मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ ये बात वाकई में सच है कि जू फैन का ओरिजिन लू क्लैन है, वो शुरुआत से हमारे लू क्लैन के अंदर एक बटलर था, लेकिन जब हमारी फैमिली बहुत ही बड़े क्राइसिस में थी, हमारी फैमिली के ऊपर अटैक हुआ, उस वक्त बटलर जू फैन ने अपनी पावर्स को अचानक से रिलीज किया। हमें नहीं पता उसके पास पावर्स कहां से आई, लेकिन उसी वक्त उसने अपनी पावर्स को रिलीज किया और पता चला कि वो कितना एक महान और बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। लेकिन उसने कभी यहाँ पर अपने मास्टर के बारे में नहीं बताया, ना ही कभी हम लोगों ने उससे उसके मास्टर के बारे में पूछा है। तो इसी के साथ ही हमारा ब्रदर वू जो होता है वो सोच रहा होता है कि आज यहाँ पर जू फैन अचानक से कहां से निकल आया। अब ये तो नहीं है कि पत्थर उठाया और उसके नीचे से जू फैन निकल आया या फिर आसमान से डायरेक्टली टपका होगा। यहाँ पर टियानजू में किसी न किसी को तो उसके मास्टर के बारे में पता होना चाहिए। अगर लू फैमिली को नहीं पता तो फिर किसी को पता नहीं हो सकता। तुम्हारी चुनहाई उनसे कहता है कि सीनियर ब्रदर वो प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जू फैन के बारे में किसी को कुछ पता है कि उसका मास्टर कौन है। जब तक वो यहाँ पर 18 साल का नहीं हुआ तब तक तो हमारी फैमिली में एक काम बटलर की तरह ही रहा और उसके बाद अचानक से उसकी पावर्स अनलीश हुई, अचानक से उसने अपनी पावर्स को निकाला। फिर उसके बाद तुम्हें पता तो है बटलर जू फैन कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा एटीट्यूड वाला बन गया और हमें से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछ सके कि उसका मास्टर कौन है। वो मुझे अपना छोटा भाई मानता है, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी मुझे अपने मास्टर के बारे में नहीं बताया। तुम लोग इतना लंबा सफर तय करके हमारे पास पहुंचे ताकि तुम लोग उसके मास्टर के बारे में कुछ जान सको, लेकिन माफ करना कि हम तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। जब किसी के साथ सिस्टर चूचू बेचारी काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर जू फैन के मास्टर के बारे में जानने से शायद मुझे इस बारे में पता चल सके कि जू फैन की बॉडी कहाँ पर है। अगर जू फैन मर चुका है तो उसकी डेड बॉडी कहीं ना कहीं पर तो होनी चाहिए। जबकि हमारा जेलिन सोच रहा होता है कि इन सभी बेवकूफों को क्या लगता है कि ये लोग इतनी आसानी से जू फैन के मास्टर के बारे में जान सकते हैं। जू फैन का मास्टर 9 सेरेनिटीज एम्परर है, यानी कि डीमन गार्ड सोवरियन है, जो कि 10 सैक्रेड सोवरियंस में से एक है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है। वो उस समय से जिस समय यहाँ पर दुनिया बनी भी नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया को तो हीवनली सोवरियन ने बनाया था और उसके बनाने से पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तुम सभी लोगों को उसके बारे में कैसे पता हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ सैक्रेड बीस्ट और उनके जो इनहेरिटर्स हैं, जिनके पास उनकी पावर्स हैं, सिर्फ वही इस बारे में जानते हैं, यानी कि मैं और मेरे सारे के सारे सैक्रेड बीस्ट और 10 ग्रेटेस्ट सैक्रेड मास्टर्स जानते हैं। इसके अलावा आम दुनिया के लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इन्हें सीक्रेट के बारे में नहीं पता। उसी के साथ ही उन्हें पीछे से आवाज आती है, अंकल ज्यू निकल कर आते हैं और उसे कहता है कि तो लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम जू फैन के बारे में जानने के लिए आई हो? तो मास्टर ज्यू वहां पर आने के बाद से कहता है कि मैंने सुना उसके साथ क्या कुछ हुआ ब्रदर, जू फैन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सुनकर मुझे काफी ज्यादा अफसोस हुआ। मैंने तुम दोनों की शादी के बारे में भी सुना और साथ ही मैंने ये भी सुना कि जू फैन 1 साल पहले किस तरह बेचारा मर गया। लेकिन खैर अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, अगर मेरे पास स्ट्रेंथ होती तो
मैं अपने ब्रदर का बदला लेने के लिए खुद वहां पर जाता। तो सिस्टर चूचू अंकल जू को वहां पर अंकल जू कह के पुकारती है। तो ब्रदर वू जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये बंदा कौन है जिसे यहाँ पर ये अपना अंकल कह के पुकार रही है, और ऊपर से इस बंदे ने जू फैन को अपना ब्रदर कहा, तो हो सकता है कि इसके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तुम्हारा यंग मास्टर वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मास्टर जू आप कुछ यहाँ पर हमारी जूनियर सिस्टर यहाँ पर आपको अंकल कह रही है, तो आप फिर हमारे भी अंकल ही हुए, तो मैं भी आपको यहाँ पर सीनियर मास्टर या फिर अंकल जू ही कहकर पुकारूंगा, आपको इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो कहता है नहीं बच्चे, मुझे इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर से आए और तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी पोजीशन हमसे बहुत ज्यादा हायर है। तो वो से कहता है कोई बात नहीं, लेकिन एक सीनियर तो सीनियर ही रहता है। तो सीनियर जू आपने यहाँ पर जूफैन को अपना ब्रदर कहा, तो क्या मैं इसके बारे में कुछ सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? तो मास्टर जू से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं तुम पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो ब्रदर वो कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जूफैन ने कभी आपके सामने यहाँ पर कभी अपने मास्टर का नाम लिया हो, क्योंकि हमें यहाँ पर उसके मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद अंकल जू से कहते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें लगता है कि जूफैन के मरने के बाद उसका मास्टर कहीं से आया और आकर बदला लेने के लिए यहाँ पर इन सभी सेक्टर्स को तबाह कर रहा है? तो हमारा ब्रदर वो कहता है कि हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर जो अटैक हो रहा है, जो सेक्टर्स बर्बाद हो रहे हैं, उन सभी सेक्टर्स के ऊपर जो अटैकर्स हैं उनकी पावर लेवल्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो हमारे सेक्टर यानी हमारे जो वेस्टर्न लैंड्स हैं इसकी तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बाहर की दुनिया की पावर्स हैं। वो लोग यहाँ पर वेस्टर्न लैंड से बाहर से आए हैं। या तो जूफैन क्या वेस्टर्न लैंड से बाहर से था? क्या वेस्टर्न लैंड्स के बाहर की तरफ से उसका कोई मास्टर था जिसने यहाँ पर ये सब कुछ किया होगा? तो हमारे मास्टर जू से कहते हैं तुम्हें लगता है कि उसका मास्टर इसका बदला ले रहा है, तो मैं यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा कुछ तुम्हें क्या बता सकता हूँ। तो बाकी के सभी लोग भी अब यहाँ पर यही बात करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर पहली बात हो चुकी है कि जूफैन के मास्टर के बारे में लूक लैंड के लोगों को भी नहीं पता, तो फिर यहाँ पर अंकल जू को कैसे पता हो सकता है? तो इसी के साथ अंकल जू उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पर उसके मास्टर के बारे में जानना चाहते हो, तो एक बार उसने मेरे सामने अपने मास्टर का नाम लिया था, लेकिन क्योंकि वो हंसते हंसते बात कर रहा था इसी वजह से मुझे लगा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है। तो ये बात सुनते ही सभी लोग हैरान होकर कहते हैं जल्दी से बताया कि उसके मास्टर का नाम क्या है, वो कौन है, इतना महान मास्टर कौन हो सकता है? तो अंकल जू कहते हैं कि उसने एक बार मेरे सामने ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज का नाम लिया था। ये बात सुनते ही हमारा जिलिन जो होता है वो तो बेचारा वहीं पर हैरान हो जाता है। तो ब्रदर वो कहता है कि तुमने कहा कि ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज, लेकिन हमने वेस्टर्न लैंड्स में कभी इस तरह के नाम के बारे में नहीं सुना, ये किस बंदे का नाम है हमें नहीं पता। जबकि हमारा जिलिन सोच रहा होता है कि तुम में से किसी को इस बारे में नाम के बारे में पता कैसे होगा, क्योंकि तुम में से कोई इसके बारे में जानता ही नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में 10 सैक्रेड डोमेन मास्टर्स के बारे में किसी को नहीं पता, उन 10 सॉवरियंस के बारे में किसी को नहीं पता जो कि हमारी दुनिया से बाहर सैक्रेड डोमेन में रहते हैं। सैक्रेड डोमेन जहां पर लोग हमेशा जिंदा रह सकते हैं, वो अपने आप को गार्ड्स ही समझते हैं। तो ब्रदर वो कहता है कि प्लीज माफ करिएगा, लेकिन क्या आप इसके अलावा यहाँ पर मैं कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि हमने कभी यहाँ पर इस मास्टर का नाम नहीं सुना जिसका आप नाम बता रहे हैं। तो मास्टर जू कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बस उसके मुंह से एक बार नाम सुना था और उस वक्त भी वो हंसते हंसते बात कर रहा था, तब मुझे लगा था कि मजाक कर रहा है, लेकिन अब जबकि यहाँ पर 3 सेक्टर्स बर्बाद हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज मास्टर्स वाकई में एग्जिस्ट करता है। उसका मास्टर हो सकता है कि वो इतना पावरफुल हो कि उसने यहाँ पर ये सब कुछ किया हो। तो हमारे ब्रदर वो बाकी सभी से पूछते हैं क्या तुमने कभी ये नाम सुना है? तो वो लोग भी कहते हैं नहीं, हमने कभी ये नाम नहीं सुना। तो इसी के साथ ही हमारे सिस्टर्स यू आगे बढ़ती है और उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में डेविल माउंटेन के ऊपर जाकर पूछना चाहिए, क्योंकि जूफमैन ने जब यहाँ पर ब्लैकविंड माउंटेन के ऊपर अपना बसेरा बनाया था, उसने अपना कैंप लगाया था, उस वक्त उसने एक बहुत ही पावरफुल रे फॉर्मेशन सेटअप की थी, और मैंने वहां पर उसे सुना था, उसने कहा था कि वो डेविल माउंटेन के ऊपर यहाँ पर सेकंड डेविल माउंटेन बनाने वाला है। अब मुझे नहीं पता इस बात का क्या मतलब है, हो सकता है कि उसका मास्टर उसी माउंटेन के ऊपर हो। तो ये बात सुनने के बाद ब्रदर वो कहता है तो मुझे बताओ कि वो डेविल माउंटेन कहाँ पर है। तो सिस्टर जो से कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, तुम्हें खुद ही जाकर ढूंढनी होगी। तो ब्रदर वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, जहाँ पर जो भी लीड मिलती है वो लीड वहीं पर खत्म हो जाती है। जूफैन क्या वाकई में आसमान से तो नहीं टपका, हमें डेविल माउंटेन के बारे में पता चला, लेकिन ये नहीं पता डेविल माउंटेन है कहाँ पर। फिर हमें यहाँ पर जूफैन के मास्टर का नाम पता चला, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो मास्टर है कौन। तो एक एल्डर भी उनके साथ ही आया होता है, तो वो लोग एल्डर के पास वापस आते हैं और उसे कहता है कि एल्डर डू आपने यहाँ पर टियांजू में इन्फॉर्मेशन हासिल की है, तो आपको कुछ मिला? तो उसे कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं मिला, तुम लोग गए थे लू फैमिली में, बताओ कि तुम्हें वहां पर उसकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला। अगर तो यहाँ पर ये बात वाकई में सच है कि उसका कोई मास्टर है जो कि बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा था, तो उसका बदला पूरा हो चुका है। हम लोग यहाँ पर से अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके वापस जा सकते हैं और जाकर वेस्टर्न लैंड के ऊपर आने वाले उस जेनेसिस स्टेज के मास्टर का जो खतरा है उसको हम लोग टालने के लिए उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे सेक्टर्स को इस तरह से बर्बाद किया गया और डबल ड्रैगन मैनर के जितने भी एक्साल्टेड मास्टर्स हैं सभी को अपना ध्यान इस तरफ लगाना पड़ा हो। इसलिए अब तुम्हें बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या तुम्हें यहाँ पर जूफैन के बारे में कुछ मिला या नहीं। तो वो आगे से बेचारे खामोश खड़े होते हैं, क्योंकि आगे से उन्हें क्या जवाब दे के उन्हें कोई भी लिंक यहाँ पर मिल नहीं रहा। हर एक सवाल का जवाब मिलने के साथ ही वहीं पर आगे से डेड एंड निकल आता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 51 का एंड होगा और
नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जू फैन की सच्चाई के बारे में सभी लोगों को कभी पता चल पाएगा भी या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 752 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो होती है वो एल्डर के पास वापस आती है और आकर उन्हें बताती है कि हमें तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिल सका। हम लोग जू फैन की बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए वहां पर लू फैमिली में गए थे और वहां पर जाने के बाद में कुछ बातें पता चली हैं और हमें इतना पता चला है कि लू फैमिली पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और आसपास के जितने भी छोटे मोटे क्लैंस थे उन सभी के साथ मिलकर उन्होंने एक लू अलायंस बनाई है। अब तो वो यहाँ पर एक स्मॉल नेशन के बराबर हो चुके हैं, यानी कि वो इतने पावरफुल हो चुके हैं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर डून से कहता है बस करो, मुझे यहाँ पर लू फैमिली के बारे में सब कुछ पता है, वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं और उनकी पावर कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि लू फैमिली इस लायक है कि वो यहाँ पर एक पूरे के पूरे सेक्टर को इस तरह से खत्म कर सके कि किसी को कुछ पता भी ना चले और पूरे का पूरा सेक्टर खत्म हो जाए सिर्फ एक ही दिन में? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। माना कि लू फैमिली के लोग स्ट्रॉन्गर हैं और उनके पास इस बात का मोटिव भी है, वो बदला लेना चाहते हैं जू फैन का। लेकिन अगर वो यहाँ पर किसी सेक्टर के ऊपर अटैक करेंगे भी तब भी यहाँ पर उन्हें कई महीने लगेंगे जाकर एक सेक्टर के कुछ लोगों को मारने में जिनके पास एथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हो। एथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को एक झटके में खत्म करना पॉसिबल नहीं है। बिना किसी की नजर में आए तो ये और भी ज्यादा मुश्किल है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते तो फिर मास्टर हम लोग यहाँ पर आपको इसका और क्या जवाब दे, हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एल्डर डू कहता है क्या तुम्हें जू फैन के बारे में कुछ और पता चला? तो इसी के साथ ही ब्रदर वू कहता है कि हाँ हमें एक और बात पता चली है, लेकिन अब हम इस बारे में क्या ही बात करें, शायद आपने भी इस बारे में नहीं सुना होगा। और इसी के साथ ही मास्टर डू कहता है कि वो किंग को अब जल्दी करो, बता भी दो तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, अब जल्दी से बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम सीधी सीधी बात करो ना। तो हमारा ब्रदर वो कहता है कि मास्टर क्या आपने कभी यहाँ पर 9 सेरेनिटीज ओवरलॉर्ड यानी ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज के बारे में सुना है या फिर कभी आपने डेविल माउंटेन के बारे में सुना है? तो एल्डर ये बात सुनने के बाद हैरान होकर कहता है कि अब ये कौन है जिसका नाम ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज है? मैंने तो ऐसा नाम कभी नहीं सुना, ये तो कुछ ज्यादा ब्रांडिश सा नाम है। ऐसा नाम है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत ही एटीट्यूड वाला बंदा ही अपना नाम रख सकता है। तो हमारा ब्रदर वो कहता है कि मास्टर यही बात है, हमें भी इस बारे में नहीं पता और किसी को भी इस बारे में नहीं पता, कोई भी 9 सेरेनिटीज एम्परर के बारे में नहीं जानता। तो मास्टर डू कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर ऐसा क्यों जानना चाहते हो? वेस्टर्न लैंड में तो ऐसा किसी का भी नाम नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी नोबडी का नाम होगा। कौन यहाँ पर कोई नोबडी के नाम को याद रखेगा? किसी ऐसे वैसे के नाम को याद रखना, मैं यहाँ पर किसी ऐसे वैसे के नाम को याद नहीं रखता। तो ब्रदर वो उनसे कहता है कि सर आप यहाँ पर जिसको एरा गहरा कह रहे हैं वो कोई एरा गहरा नहीं है, बल्कि वो जू फैन का मास्टर। अगर जू फैन को देखा जाए वो एक कमाल का मास्टर है, खुद यहाँ पर एक मॉन्स्टर की तरह है और उसके पास ऐसी टेक्निक्स हैं जैसी हमने कभी देखी नहीं है। तो अगर यहाँ पर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज उसका मास्टर है तो फिर तो यहाँ पर आपको हैरान होना ही पड़ेगा। ये बात सुनते ही मास्टर डू भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि जू फैन के स्किल्स रिमार्केबल हैं, उसके स्किल्स इस दुनिया के नहीं है, वो दूसरी दुनिया के स्किल्स हैं। इसके बावजूद वो लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अगर यहाँ पर वो लड़का इतना स्ट्रॉन्गर है तो फिर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज जो भी है वो उसका मास्टर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसी के साथ ही यहाँ पर साइड के ऊपर से दूसरी टीम्स भी आना शुरू हो जाती हैं। तो दूसरी तरफ से एल्डर ओ निकल कर आते हैं और कहते हैं हम लोग बीच टेमिंग सेक्टर में गए थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन कमाल की बात है वहां पर बीच टेमिंग सेक्टर को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि कोई एक भी जिंदा सोल नहीं बची, हम किसी से भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, जहां तक कि एथीरियल स्टेज के मास्टर्स की सोल्स भी गायब हो गई हैं और ऊपर से इंपीरियल फैमिली का बुरा हाल है। इंपीरियल फैमिली के लोगों के पास गए थे हम लोग क्वान रंग में, लेकिन उनके आधे से ज्यादा सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और किसी एक बंदे ने किसी ने भी उसको नहीं देखा, जिसने उसे देखा वो सभी मर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी इस बारे में गवाही नहीं दे रहा, क्या है ये सब कुछ किसने किया है? मास्टर डू से कहता है कि मास्टर ओ तुम तो यहाँ पर वेस्टर्न लैंड में बहुत घूम चुके हो, तुम डिफरेंट सेक्टर्स में जा चुके हो, क्या तुमने कभी यहाँ पर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज का नाम सुना है? तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ओ से कहते हैं नहीं मैंने कभी ऐसा नाम नहीं सुना और ये नाम सुनने के बाद पता चल रहा है कोई बहुत ही खास मास्टर होगा। जैसे कि यहाँ पर स्वर्ड इनविंसिबल है, इनविंसिबल स्वर्ड मास्टर है, वो बहुत ही पावरफुल है। वो अपने आप को इनविंसिबल स्वर्ड मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। वेस्टर्न लैंड में सिर्फ एक ही जेनेसिस स्टेज का मास्टर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, चाहे हम सभी लोग मिलकर भी उसके ऊपर अटैक करें तब भी उसे हरा नहीं सकते। अगर यहाँ पर ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज जैसे उसका नाम है ब्रांडिश सा और एटीट्यूड वाला, मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर इसी बुढ़े मॉन्स्टर की तरह ही कोई मास्टर हो सकता है। लेकिन तुम उस बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो हमारे मास्टर डू से कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो भी तबाही मची है, जितने भी सेक्टर तबाह हुए हैं, वो सारे के सारे सबके साथ रिलेटेड हो सकते हैं? तो मास्टर डू से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर तुम मुझे ये भी
ये कह रहे हो कि यहाँ पर जो सेक्टर्स तबाह हुए हैं वो किसी ऐसे मास्टर के साथ हो सकते हैं, रिलेटेड हो सकते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। मैं तो इस 9 सेरेनिटीज ओवरलॉर्ड मास्टर को जानता भी नहीं हूँ। आखिर कोई ऐसा मास्टर यहाँ पर आकर इन सेक्टर्स को तबाह करने की कोशिश क्यों करेगा? मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर मुझसे 2 अलग सवाल क्यों पूछ रहे हो। क्या तुमने यहाँ पर किसी ऐसे मास्टर को गुस्सा दिला दिया है जो अपने आप को ओवरलॉर्ड कहता है? तो वो से कहते हैं कि नहीं, मैंने यहाँ पर ऐसे किसी मास्टर को गुस्सा नहीं दिलाया, लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर, डीमन स्केमिंग सेक्टर, इन लोगों ने यहाँ पर ऐसे मास्टर को गुस्सा जरूर दिलाया है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस नाम को लेकर आए और उन्होंने कहा कि वो ज़ूफैन का मास्टर है। ये बात सुनती मास्टर वो बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज एक मास्टर है जो कि ज़ूफैन की मौत का बदला लेने के लिए वापस आया है और यहाँ पर आकर हमारे सेक्टर्स को तबाह कर रहा है? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ऐसी बात है? क्या कोई एक इंसान यहाँ पर ये कर सकता है? तो मास्टर डू से कहते हैं तुमने खुद ही तो कहा कि वो इनविंसिबल स्वॉर्ड मास्टर की तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान होगा, क्योंकि उसका नाम भी इसी तरह का ब्रांडेज सा है जैसे कि ओवरलॉर्ड। यानी अगर वो अपने नाम के साथ ओवरलॉर्ड का टाइटल लगा रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो इतना पावरफुल भी होगा कि वो एक पूरे सेक्टर को तबाह कर सके। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़ूफैन की मौत का बदला लेने के लिए उसका मास्टर आया है और आकर सेक्टर्स को तबाह कर रहा है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर वो कहते तो फिर तो यहाँ पर इस केस को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो ओपन एंड शट केस है जिसमें यहाँ पर एक डिसाइपल मरा और उसका मास्टर यहाँ पर बदला लेने के लिए आया और उसने आकर 3 सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया। तो ये बात जब वो बात कर रहे होते हैं, इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं अगर देखा जाए तो ज़ूफैन की मौत में सिर्फ 3 सेक्टर्स नहीं बल्कि 5 सेक्टर्स इन्वॉल्व थे और अगर अगले सेक्टर की बात की जाए तो हीवन ट्रेलिंग सेक्टर होने वाला है। मास्टर डू कहते हैं लेकिन हीवन ट्रेलिंग सेक्टर को बर्बाद करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के अंदर एक तो वो बहुत ही पावरफुल और कमाल के हाई वेनरेबल है और दूसरा यहाँ पर वो मिडल 3 सेक्टर्स में से एक है। काफी लंबे वक्त तक वो मिडल 3 सेक्टर में से रहा है, इसी वजह से उनके पास इथेरियल स्टेज के मास्टर्स हैं, सोल हार्मनी राम के मास्टर्स हैं, बहुत सारे सोल हार्मनी राम के मास्टर्स हैं, जिसकी वजह से उनके सेक्टर को बर्बाद करना इतना आसान नहीं होने वाला। तो मास्टर ओ से कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर इसका मास्टर ज़ूफैन का मास्टर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज अगर जेनेसिस स्टेज में है तो उसके लिए ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। तो साइड के ऊपर से तीनों लड़कियां भागती हुई आती है और उनसे कहते हैं कि मास्टर बहुत ही बुरी खबर है, हम लोग बुरी खबर लेकर आई हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अब क्या होगा, कौन सी बुरी खबर लेकर आए हो? तो वो लड़कियां बताती हैं कि हम लोग गए थे हीवन ट्रेलिंग सेक्टर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए और वहां पर जाकर पता चला हीवन ट्रेलिंग सेक्टर तो बर्बाद हो चुका है, कोई एक भी जिंदा नहीं बचा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यहाँ पर बाकी सेक्टर्स बर्बाद हुए हैं। ये बात सुनते ही सभी एल्डर्स और सभी बच्चे भागते हुए वापस की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं अगर हीवन ट्रेलिंग सेक्टर भी बर्बाद हो चुका है तो उसे अगला निशाना उनका डीमन पर्जिंग सेक्टर होने वाला है, यानी यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर होने वाला है। तो अगर यहाँ पर बाकी के सेक्टर्स को सिर्फ बदला लेने के लिए बर्बाद किया गया है तो फिर वो जाहिर सी बात है 9 सेरेनिटीज ओवरलॉर्ड मास्टर वहां पर जरूर जाएगा, यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जरूर जाएगा। डिसाइपल्स उसे कहते हैं लेकिन इस वक्त यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर में तो काफी सारे जेनेसिस स्टेज के मास्टर्स भी मौजूद हैं, चाहे वो मास्टर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर को बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ ही एल्डर से कहते हैं कि चाहे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में कितनी बात क्यों ना कर लें, एक सेक्टर एक ट्रू एक्सपर्ट के सामने कुछ भी नहीं होता। अगर ज़ूफैन का मास्टर एक असली मास्टर है, एक असली जेनेसिस स्टेज का पीक लेवल का मास्टर है, तो फिर यहाँ पर इतने सारे जेनेसिस स्टेज के मास्टर उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो मास्टर वहां पर जाकर यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर को भी तबाह कर देगा। तो लिनवॉन से कहता है लेकिन अगर ऐसी बात तो फिर हम लोग वहां पर जाकर क्या ही उखाड़ लेंगे, हम सभी लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, हम सभी लोग तो सिर्फ इथेरियल स्टेज के मास्टर्स हैं। तो मास्टर ओ से कहते हैं कि बच्चे तुम हमारी बात को समझ नहीं पा रहे, हम लोग वहां पर जाएंगे और जाकर उसके साथ निगोशिएट करेंगे। अगर तो मास्टर सिर्फ बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हम लोग डबल ड्रैगन मैनर से हैं और हम लोग एक अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग उसके साथ जाकर बातचीत करके निगोशिएट करके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा लिनमो कहता है लेकिन अगर उसने बातचीत नहीं की तो फिर क्या होगा? तो ये बात सुनने के बाद मास्टर वो कहते तो फिर क्या होगा, फिर यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, उसका बदला पूरा हो जाएगा और हम लोग वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 752 का एंड होता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इन्वेस्टिगेशन टीम जेल्डर्स और बाकी के सभी डिसाइपल्स जो होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ डीमन पर्जिंग सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, यानी यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो उनका निशाना है। तो रास्ते में मास्टर ओ जो होते हैं वो अपने बच्चों को इनविंसिबल स्वर्ड के बारे में बता रहे होते हैं कि इस वक्त वेस्टर्न लैंड तो क्या इस वक्त पूरे इस राम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान वही है जो कि इस वक्त जेनेसिस स्टेज की पीक तक पहुंच चुका है। जेनेसिस स्टेज की पीक तक पहुंचने के बाद इससे अगले लेवल के बारे में उसे नहीं पता,
वरना वो उसमें ब्रेक थ्रू कर लेता और इससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहा। इसी वजह से वो यहाँ पर अपने आप को इनविंसिबल स्वॉर्ड कहता है और कोई भी यहाँ पर उसे हरा नहीं सकता क्योंकि इससे आगे कोई लेवल ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इस वक्त दुनिया में सबसे पावरफुल वही है। जबकि हमारा जीलिन जो होता है उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर जेनेसिस स्टेज से आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि इस मॉर्टल दुनिया के ऊपर एक कानून की वजह से बंदिश लगी हुई है। कोई भी यहाँ पर इस जेनेसिस स्टेज से आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, चाहे वो जितना मर्जी जोर लगा ले वो कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा और इससे आगे नहीं निकल पाएगा। और इसी के साथ जीलिन अपने बारे में भी सोच रहा होता है कि अगर मैं एक दिन यहाँ पर जेनेसिस स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो फिर इनविंसिबल स्वॉर्ड के साथ मेरी फाइट होगी तो फिर कौन जीतेगा, एक इंसान जीतेगा या फिर मेरे जैसा एक सैक्रेड बीस्ट का इनहेरिटर जीतेगा। तो ये लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है यूनिवर्सल राइटियर सेक्टर के और वो लोग कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर फिलहाल के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी पहुंच गए हैं और अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो यहाँ पर काफी करीब पहुंचते हैं, तकरीबन उनको 500 किलोमीटर का फासला होता है, तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो दूर से उन्हें वहां पर एक बहुत ही पावरफुल एक बड़े धमाके की आवाज आती है और साथ ही वहां पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम दिखाई देती है, एक फायर दिखाई देती है जो कि ऊपर से ग्राउंड के ऊपर गिरती है और साथ ही वहां पर से काफी ज्यादा शॉक वेव्स निकलती हैं। तो एल्डर्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी अपनी शील्ड्स को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं कि सभी लोग अपनी शील्ड्स को एक्टिवेट करो। सभी एल्डर्स ने अपनी शील्ड्स को एक्टिवेट किया होता है लेकिन इसके बावजूद शील्ड्स टूट जाती हैं और सभी लोग वहां पर से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। धमाके की शॉक वेव्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि सभी एल्डर्स भी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। तो ये तीनों ही एल्डर्स जेनेसिस स्टेज के मास्टर थे लेकिन इसके बावजूद वो जख्मी हो जाते हैं और उनके डिसाइपल्स तो बेहोश हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही वो किंग को जब होश आती है तो उठने के बाद सामने की तरफ देखता है, वहां पर बहुत ही बड़ी आग होती है, यानी पूरे का पूरा सेक्टर आग में झुलस रहा होता है। यूनिवर्सल राइट के सेक्टर जो कि टॉप 3 सेक्टर्स में से एक सेक्टर है, इस वक्त पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। तो वो किंग को ही कहता है कि मास्टर यहाँ पर हुआ क्या है, क्या कुछ बचा भी है या नहीं। तो मास्टर ओ से कहता है कि देखकर लगता तो नहीं है कि कुछ बचा होगा। अचानक से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, आसमान से कोई फायर गिरी, ऐसे लगता है जैसे कोई बॉम्ब गिरा हो और उसके बाद पूरे का पूरा यूनिवर्सल राइट सेक्टर आग की लपटों में जल रहा है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर किसी ने ये किया है, लेकिन किसने किया होगा? क्या 9 सर्निटीज ऐसा कर सकता है? क्या वो इतना पावरफुल है? जबकि हमारी सिस्टर चूचू जो होती है वहां पर फायर देखने के बाद रोना शुरू कर देती है और जूफैन का नाम ले रही होती है। तो मास्टर ओ कहते हैं कि तुम यहाँ पर जूफैन का नाम क्यों ले रही हो? तो सिस्टर चूचू कहती है कि मुझे अच्छी तरह से याद है जूफैन जब मरा था, जब हम लोग वहां से भागकर जा रही थी उस वक्त जूफैन की हालत काफी ज्यादा खराब थी और अचानक से हमें इसी तरह की फायर दिखाई दे दी थी। बिल्कुल ऐसी ही फायर थी लेकिन ये वाली फायर उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस वक्त भी सेम फायर के साथ ही जिसने जूफैन की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी बॉडी भी जलकर खाक होगी, उसी तरह यहाँ पर यूनिवर्सल राइटियर सेक्टर के ऊपर भी किसी ने फ्लेम्स को यूज किया है। तो ब्रदर वो जो होता है वो कहता है कि जूनियर ब्रदर जीलियन, मुझे लगता है कि ये फायर तुम्हारी फायर के साथ रिलेटेड है, तुम्हारी फायर भी तो ऐसी ही है ना। तुम्हारा जीलियन कहता है ब्रदर क्या मजाक कर रहे हो? अगर मेरे पास इस तरह की कंसंट्रेटेड फायर होती, इतनी पावरफुल फायर होती तो मुझे बताओ कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के उस कंपटीशन में मैं विनर नहीं होता, मैं जूफैन को हरा चुका होता। ये फायर मेरी फायर जैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जीलियन सोच रहा होता है कि इसने ड्रैगन ब्रेथ पिल का यूज किया है। ड्रैगन ब्रेथ पिल जो एक बहुत ही पावरफुल पिल है जो सेक्रेड बीस्ट की फुल पावर को अनलीश कर सकती है। ड्रैगन ने खुद यहाँ पर अपनी पिल इसको दी थी, यानी अपनी ड्रैगन ब्रेथ पिल दी थी वो ताकि मुश्किल वक्त में अपनी जान बचाने के काम आ सके। लेकिन ब्रदर जूफैन ने बदला लेने के लिए उस पिल को यूज कर दिया। तो इसी के साथ ही एल्डर्स कहते हैं बच्चों यहीं पर रुकना, हम लोग अंदर जाकर देख कर आते हैं वहां पर चल क्या रहा है। तो तीनों एल्डर्स जब वहां पर पहुंचते हैं तो हमारा जूफैन वहां पर पहले से मौजूद होता है। तो जूफैन कहता है कि ड्रैगन किंग ने मुझे यहाँ पर ये पिल दी थी, उसने कहा था कि इसको यूज करूंगा अपनी जान बचाने के लिए मुश्किल वक्त में, लेकिन मैंने यहाँ पर बदला लेने के लिए इस पिल को यूज कर लिया। लेकिन ये पिल बहुत ज्यादा कमाल की है, ऐसी पिल जो कि ड्रैगन की फुल पावर को रिलीज कर सकती है। यूनिवर्सल राइटियर सेक्टर के जेनेसिस स्टेज के मास्टर्स भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बस मुझे आसपास देखना होगा कोई सर्वाइवर ना हो, जो भी बचा कुचा होगा उसको भी मार डालूंगा। फिर साथ जूफैन कहता है मुझे महसूस हो रहा है कोई इस तरफ आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा जूफैन वहीं पर से अपनी आई ऑफ द वॉइड की 6 फार्म को एक्टिवेट करता है। 6 स्टेज को एक्टिवेट करने के बाद वो वॉइड डोमेन के अंदर चला जाता है, वहीं पर छुप जाता है। तो इसी के साथ ही एल्डर्स वहां पर नीचे उतरते हैं और उतरने के बाद कहते हैं कि क्या ये किसी इंसान का किया धरा है? इतनी बड़ी पावरफुल फायर कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज जो कि डेविल माउंटेन के ऊपर रहता है, जूफैन का मास्टर, उसने ये सब कुछ किया है? तो मैं जूफैन कहता है ये क्या बकवास हो रही है, इन्होंने यहाँ पर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज का नाम कहां से सुन लिया और डेविल माउंटेन का नाम कहां से सुना है? लगता है कि डबल ड्रैगन मैनर के लोग मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि यार सेक्टर्स बर्बाद क्यों हो रहे हैं। और मैंने काफी सालों पहले मास्टर जू के सामने 9 सेरेनिटीज का नाम लिया था, लगता है कि लू फैमिली से ये लोग 9 सेरेनिटीज का नाम सुनकर आ रहे हैं। हालांकि ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज मेरा मास्टर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को गलतफहमी हो गई है और मैं इस गलतफहमी को रोकने वाला नहीं हूं। इन्हें यहाँ
यहाँ पर जिसके बात के ऊपर यकीन करना है करने दो। तो वहाँ ज़ूफेन सोच रहा होता है कि चलो खैर यहाँ पर मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बीच से बचने का मौका मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही मास्टर ओक कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी एक इंसान का काम है? अगर ओवरलॉर्ड 9 सर्नेटीज पावरफुल भी होगा तभी वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता, इतनी बड़ी आग को लगाना ये उसके बस की बात भी नहीं होगी। तो मास्टर डू से कहते तो फिर तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ किसने किया होगा? तो मास्टर ओ से कहता है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर यूनिवर्सल राइट के सेक्टर अंदर ही अंदर कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उनके सेक्टर के नीचे कोई बहुत ही बड़ी पावरफुल खदान होगी जिसके अंदर शायद कोई एक्सप्लोजन वाला मटेरियल होगा जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ा कोई बॉम्ब फटा है। हाँ ये बात ठीक है कि वो लोग 9 सर्नेटीज ने आकर उनके ऊपर अटैक किया होगा, लेकिन फिर साथ ही वहां पर नीचे से एक धमाका हुआ होगा और उसके बाद पूरे का पूरा सेक्टर उड़ गया। अकेला ओवरलॉर्ड 9 सर्नेटीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक कल्टीवेटर ऐसा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर तो कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पर इनविंसिबल स्वर्ड ने इस बारे में सुन लिया तो वो भी हैरान हो जाएगा कि इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है जो कि उसके टाइटल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 753 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ज़ूफेन अब आगे क्या करने वाला है, क्योंकि उसने अपना बदला तो पूरा कर लिया लेकिन अब वो क्या करेगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी एल्डर्स उस जगह के ऊपर पहुंचते हैं, वहां पर आने के बाद अनुमान लगा रहे होते हैं कि यार ये सब कुछ कैसे हुआ होगा। तो एल्डर डू कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान इतना पावरफुल नहीं है जो कि इस जगह को एक झटके में तबाह कर सके। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर किसी ने सभी लोगों को मार डाला और हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर रोक देना चाहिए, क्योंकि चारों के चारों सेक्टर तो बर्बाद हो चुके हैं। अब यहाँ पर बचाने के लिए बचा ही क्या, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या बचा है? लगता है कि उसने यहाँ पर जमीन के नीचे की पावर को यूज किया, उसने यहाँ पर अर्थ की पावर को यूज किया, इसी वजह से वो इतना बड़ा धमाका कर पाया है। तो वहां ज़ूफेन कहता है कि चलो शुक्र है कि इनमें से किसी के पास तो दिमाग है, ये लोग यहाँ पर इस सारी की सारी बात को अर्थ की पावर के ऊपर डाल रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को इस जगह के ऊपर क्लोज कर देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर ये लोग मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करे या फिर मेरे मास्टर के बारे में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करे तो फिर ये मेरे मास्टर को ढूंढते फिरेंगे। लेकिन अगर ये लोग इस बात को ऐसे देखें कि मेरा मास्टर इतना पावरफुल है, 9 सर्नेटीज एम्परर इतना पावरफुल नहीं है कि उसने यहाँ पर ये सब कुछ किया, और ये बात वाकई में सच भी है, क्योंकि कोई इंसान इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता। मोर्टल डोमेन में कोई भी इंसान इतना पावरफुल नहीं है, जहां तक इनविंसिबल स्वर्ड भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो एक झटके में पूरे सेक्टर को तबाह कर सके। ये तो एक सैक्रेड बीस्ट की पावर थी, सैक्रेड बीस्ट जो कि मोर्टल डोमेन से नहीं है, उसकी पावर थी, इसी वजह से मैं सेक्टर को बर्बाद कर पाया हूं। जिलिन वहां पर आता है और उनसे कहता है कि एल्डर्स मुझे लगता है कि हो सकता है कि 9 सर्नेटीज ने खुद से ना किया, हो सकता है कि उसने यहाँ पर डेविल माउंटेन की पावर्स को यूज किया हो। डेविल माउंटेन की पावर्स को यूज करते हुए उसने यहाँ पर आकर इस पूरे सेक्टर को बर्बाद किया हो। आप लोग खुद यहाँ पर इस बारे में सोच कर देखें। तुम्हारा शिलिन का मकसद होता है कि इन्हें यहाँ पर यह साबित किया जाए कि 9 सर्नेटीज एम्परर और उसके साथी जो हैं वो सारी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और डेविल माउंटेन के ऊपर ज़ूफेन के मास्टर का अपना पूरे का पूरा एक सेक्टर है और उन लोगों ने मिलकर ये सब कुछ किया है ताकि हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर रोक दें कि वो लोग हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और हम लोग उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे शिलिन का मकसद तो ये होता है, लेकिन एल्डर्स उसकी बात सुनने के बाद उसमें से एल्डर ओ जो होते हैं वो तो ये एल्डर डू जो होते हैं वो तो सोच रहे होते हैं कि हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि डेविल माउंटेन के ऊपर हमारे ज़ूफेन के मास्टर जैसी बहुत सारे मॉन्स्टर्स हों और सभी लोगों ने मिलकर आकर इस सेक्टर को तबाह कर दिया हो। लेकिन मास्टर ओस की बात सुनने के बाद कहते हैं बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्या तुम्हें लगता है कि कोई हिडन मास्टर्स है, कोई हिडन माउंटेन है जहां पर कोई बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आकर ये सब कुछ कर सकते हैं? मुझे तो अभी भी यहाँ पर यही लगता है कि इस अर्थ की पावर को यूज किया गया है, यहाँ पर जमीन के नीचे कुछ ऐसा था जिसको यहाँ पर इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन किया गया, एक बड़े धमाके के साथ पूरे यूनिवर्सल राइट सेक्टर को तबाह कर दिया गया। मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूं कि इस दुनिया में कोई इतना पावरफुल इंसान है जो कि एक पूरे के पूरे सेक्टर को, जो कि टॉप 3 सेक्टर्स में से एक हो, उसको तबाह कर सके और जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट्स को एक झटके में मार सके। मुझे लगता है कोई जानबूझकर हमें मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है ताकि हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर रोक दें और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर ना जाएं। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूं कि वेस्टर्न लैंड में कोई इतना पावरफुल हो सकता है। इनविंसिबल स्वर्ड से भी ज्यादा पावरफुल कोई हो सकता है कि अगर इनविंसिबल स्वर्ड खुद भी चाहे तब भी वो यहाँ पर आकर एक सेक्टर को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता जो कि टॉप 3 सेक्टर्स में से एक है। तो फिर यहाँ पर उससे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन हो सकता है? तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है वो उनसे कहता है कि इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो जो कोई भी है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसने यहाँ पर 4 सेक्टर्स को बर्बाद किया, लेकिन सेक्टर्स को बर्बाद करने के बाद वो कहीं पर गायब हो जाता है। वो अपने ट्रेसेस को पीछे नहीं छोड़ता, ना ही यहाँ पर खुद सामने आना चाहता है। इसका मतलब यह है कि वो कोई बुज़दिल इंसान है जो छुपा हुआ है
है और नहीं चाहता कि हम लोग उसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करें। तो ब्रदर जिलियन कहता है कि मुझे लगता है कि इनके दिमाग भी काफी तेज हो गए हैं, ये बुड्ढे कुसड़ कहीं के, ये ज़ूफेन तक कहीं पहुंच ना जाए। तो जिलियन उनसे कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर 9 सर्नेटीज ओवरलॉर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि उसने यहाँ पर जानबूझकर ये सब कुछ किया हो। तो मुझे लगता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर रोक देना चाहिए। ओवरलॉर्ड 9 सर्नेटीज अपने ट्रैक्स को छुपा रहा है ताकि हम लोग उसे ना ढूंढ सके, और अगर कहीं हमारा सामना उसके साथ हो जाता है तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही मास्टर डू चलाकर उसे कहता है कि नहीं, तुम अपनी बातें अपने पास रखो, हम लोग इसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम लोग उस डेविल माउंटेन को भी ढूंढ निकालेंगे और उस मास्टर को भी ढूंढ निकालेंगे। और मैं तब तक इस बात को नहीं मानने वाला जब तक कि मैं खुद उस बंदे को अपनी आंखों से नहीं देख लेता। तो मास्टर डू जो होते हैं वहां पर अपने डिसाइपल्स की तरफ देखता है कि उन बेचारों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, और यहीं पर माय सिस्टर चूचू को भी दिखाता है कि वो सबसे लास्ट के पर पहुंचती है, जबकि मां ज़ूफेन वहां से जाने की तैयारी कर रहा होता है। ज़ूफेन कहता है कि अब जबकि मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, चारों सेक्टर से बदला पूरा हो चुका है, तो अब यहाँ पर से निकल चलते हैं। लेकिन इसी के साथ उसकी उंगली के ऊपर जो उसकी रिंग होती है वो रिंग चमकना शुरू हो जाती है, उसके अंदर से ठंडा निकलती है, वो रिएक्ट करती है। तो ज़ूफेन कहता है ये कैसे है, ये कैसे हो सकता है। तो बाहर की तरफ देखता है, उसे वहां पर सिस्टर चूचू दिखाई देती है और सिस्टर चूचू के पास जो रिंग होती है उसके अंदर से भी ठंडा निकल रही होती है। ज़ूफेन कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैं इस वक्त यहाँ पर एक डोमेन के अंदर हूँ जो कि इस राम से बहुत ज्यादा अलग राम के अंदर है, यानी कि ये दोनों राम्स एक दूसरे से कट ऑफ हैं। इसके बावजूद ये रिंग यहाँ पर रिएक्ट कैसे कर रही है, ये रिंग को यहाँ पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो सिस्टर चूचू वहां पर आने के बाद फिर से अपनी नौटंकी शुरू कर देती है और कहती है ज़ूफेन 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 अभी जिंदा है, ज़ूफेन यहीं पर है, ज़ूफेन मरा नहीं है, वो यहीं पर है। अब सभी लोग हैरान होकर कहते हैं अब तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से फिर से वही ड्रामा शुरू कर दिया, तुम ज़ूफेन के बारे में क्यों बात कर रही हो, ज़ूफेन मर चुका है, सभी लोग जानते हैं। और जिलियन कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, अगर ब्रदर ज़ूफेन यहीं पर कहीं पर छुपा हुआ है और सिस्टर चूचू ने उसको महसूस कर लिया है तो फिर तो उसके लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जिलियन जो होता है आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर उससे प्यार करते हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर उसे महसूस कर रही हो, लेकिन ज़ूफेन वाकई में मर चुका है और ज़ूफेन मर चुका है तो मरे हुए लोग वापस तो नहीं आ सकते। तो चूचू आगे से गुस्से के साथ उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम मेरे हस्बैंड से नफरत करते हो, तुम उसके दुश्मन हो, लेकिन तुम तो यही चाहते हो ना कि जो मर गया है वो कभी वापस ना आए, लेकिन मैं यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करूंगी और तुम अपना मुंह बंद रखो। हमारी सिस्टर चूचू जो होती है वहीं पर से चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि ज़ूफेन देखो तुम्हारी किंग चैंग आ गई है, ज़ूफेन जल्दी से बाहर निकल आओ, अब जो छुपा हुआ है वो तुम्हें देखने के बाद बाहर क्यों निकल आएगा, और अगर उसे निकल नहीं होता तो पहले ही आ जाता। लेकिन खैर यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा वाला टच देना था, तो इसी के साथ ही वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि ज़ूफेन ज़ूफेन बाहर निकल आओ, जबकि हमारा जो जिलियन होता है वो सोच रहा होता है कि अगर ये मेरी भाभी नहीं होती ना तो अभी तक मैंने इसको 2 लगा दी होती, जिस तरह से ये मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रही है। मैं ज़ूफेन को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़ूफेन ने मुझसे खुद ही कहा था कि वो इसे मिलना नहीं चाहता, दुनिया के सामने नहीं आना चाहता और वो मरा हुआ ही रहना चाहता है, लेकिन इसको देखो ये सभी लोगों के सामने तमाशा लगा रही है। तो मास्टर डू अपने एल्डर से कहता है कि सभी लोग अपनी सोल के साथ आसपास के एरिया को सर्च करो, अगर ज़ूफेन वाकई में जिंदा जहां पर छुपा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा। जबकि हमारी रूह जो होती है वो उसे कहती है कि सिस्टर चूचू तुम्हें क्या हो गया है, तुम यहाँ पर ज़ूफेन के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो, ज़ूफेन मर चुका है, हम सभी लोगों को पता है ज़ूफेन मर चुका है, पूरा 1 साल गुजर चुका है। तो सिस्टर किंग चैंग उसे कहती है कि नहीं, तुम लोग इस बात को नहीं समझोगी, ये मेरे दिल का उसके साथ कनेक्शन है, मेरी रिंग जो उसने मुझे दी थी ये तभी रिएक्ट करती है जब दोनों रिंग्स एक दूसरे के आसपास हूं, तभी इनके अंदर से ठंडा निकलती है, और ये रिंग उसने मुझे दी थी और ये मेरे पास उसकी आखिरी निशानी है, और इसी वजह से मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि ज़ूफेन यहीं पर आसपास ही है। तो वो लड़कियां भी आगे से खामोश हो जाती है। तो एल्डर डू होते हैं वो एल्डर ओ से कहते हैं कि कुछ पता चला, तो एल्डर ओ से कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर पूरे एरिया को सर्च कर लिया है। तो एल्डर डू आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि लड़की, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर शांत होना पड़ेगा, तुम यहाँ पर बस ऐसी ही बात कर रही हो, हमने पूरे एरिया को स्कैन कर लिया और यहाँ पर ज़ूफेन तो क्या यहाँ पर और कोई भी नहीं है, हमारे अलावा यहाँ पर एक जिंदा सोल नहीं बची, सभी लोग मर चुके हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो कि ज़ूफेन जहाँ पर है। तो चूचू कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि वो यहीं पर है, वो जिंदा है, वो इसी जगह के ऊपर है, तुम लोग उसके बारे में नहीं जानते, वो किसी स्पेशल स्किल के साथ अपने आप को छुपाए हुए है, क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूं तो मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ कि वो यहीं पर है। तो मास्टर ओ से चलाकर कहते हैं अपनी बकवास बंद करो बच्ची, तुम यहाँ पर क्या बकवास बातें किए जा रही हो, हम लोग जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग अपनी सोल के साथ पूरे एरिया को स्कैन कर चुके हैं, पूरे 100 मील के एरिया में जहाँ पर ज़ूफेन तो क्या यहाँ पर एक चींटी भी नहीं है जो जिंदा बची, और तुम कह रही हो कि ज़ूफेन जहाँ पर है, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने होश संभालने होंगे, तुम यहाँ पर बस इस तरह की बातें करती रही तो एक दिन तुम पागल हो जाओगी, क्या तुम यहाँ पर अपने इस ड्रामा को बंद करोगी। और जैसे वो इतनी बात करता है सिस्टर चूचू गुस्से के साथ घूरकर एल्डर ओ की तरफ देखती है, तो एल्डर ओ जो होते हैं वहीं पर खामोश हो जाते हैं। तो जहां पर हमारी एपिसोड 754 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।